इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जहां मास्टर जिंग होंगचेंग और टीचर मा अपने सालों की मेहनत को अपनी आंखों के सामने बर्बाद होता हुआ देख रहे थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बॉडी सेक्ट की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि वह हमारे मिंगडे हॉल पर हमला कर सके। जरूर हमारे बीच कोई गद्दार होगा। यही सोचते हुए मास्टर जिंग होंगचेंग ने फौरन हुक्म दे दिया था कि चारों तरफ से रियू अकेडमी को सील कर दो, कोई भी यहाँ से निकल ना पाए और हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे ताकि जल्द से जल्द उस गद्दार को पकड़ा जा सके। साथ ही साथ यहाँ टीचर माँ को फिक्र हो रही थी कि आखिर हम लोग क्राउन प्रिंस को क्या जवाब देंगे कि यहाँ पर ये सब क्या हुआ, क्योंकि सारा के सारा इल्जाम तो हम लोगों पर ही आएगा। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिंगडे हॉल की प्रोटेक्ट करना, जिसमें हम लोग नाकामयाब रहे। मास्टर जिंग होंगचेंग के पास तो इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो टीचर माँ से कहते हैं कि क्राउन प्रिंस से जाकर मुझे माफ़ी मांगनी होगी, और यह कहने के बाद वो फ़ौरन यहाँ से रवाना हो गए और नीचे की तरफ टीचर माँ मिंगडे हॉल से निकलने वाले डिसाइपल्स को देख रहे थे, जिनमें से युहाओ भी एक है और उसे युहाओ पर शक भी था। इसलिए वो फ़ौरन अपने सोल्जर से कहता है कि युहाओ को अरेस्ट कर लो, जो सुनकर वो लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहां टीचर माँ युहाओ से कह रहा था कि हम लोग लाई डिटेक्टिंग सोल गाइडिंग टूल का इस्तेमाल करेंगे, इसलिए अगर तुमने झूठ बोला तो हमें मालूम हो जाएगा। इसलिए मैं जो भी सवाल करूं सच सच बताना। ये बताओ कि जब मिंगडे हॉल पर हमला हुआ था तो तुम क्या कर रहे थे। जो सुनकर युहाओ बहुत ही शांति के साथ जवाब देते हुए कहता है कि तब के टाइम मैं सोल गाइडिंग टूल को बनाकर उसे टेस्ट करने के लिए लेकर जाने ही वाला था, लेकिन अचानक ही वहां पर ब्लास्ट होना शुरू हो गया और इन्हीं ब्लास्ट के कारण मैं भी होश हो गया। युहाओ की ये बातें सुनकर वो लाई डिटेक्टिंग सोल गाइडिंग टूल बिल्कुल ग्रीन शाइन शो कर रहा था, जिसका मतलब युहाओ झूठ नहीं बोल रहा और ये बात बिल्कुल सच भी है। युहाओ अपने मन में सोच रहा था कि ये लाई डिटेक्टिंग सोल गाइडिंग टूल बेशक झूठ को पकड़ तो सकते हैं, लेकिन अगर मैं आधा सच बोलूं और पूरा सच ना बताऊं तो फिर ये लोग कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि युहाओ बेशक बेहोश तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वो होश में आया और उसने बाकी भी बहुत कुछ किया जिसके बारे में उसने यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला। लेकिन टीचर माँ युहाओ से कहते हैं कि युहाओ, हम तुम्हारे सोल गाइडिंग टूल स्टोरेज की तलाशी लेंगे, इसलिए हमारे साथ कोऑपरेट करो। हम देखते हैं कि युहाओ काफ़ी शांति के साथ टीचर माँ की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि बेशक मैं आपके साथ कोऑपरेट तो करूँगा, लेकिन आप ये सब कुछ अनफेयर कर रहे हो। मैं जब रियू अकेडमी आ रहा था तो मैंने यहाँ अपने साथ इस बिहेवियर की एक्सपेक्ट बिल्कुल नहीं की थी। मैं मास्टर जिंग होंगचेंग से इसकी कंप्लेन जरूर करूंगा। जो कहने के बाद युहाओ ने अपनी तलाशी देना शुरू कर दी और युहाओ के पूरे सोल गाइडिंग टूल स्टोरेज के तलाशी के बाद वहां पर वो स्पेस सोल गाइडिंग टूल स्टोरेज तो इन लोगों को नहीं मिला, लेकिन टीचर माँ को वहां युहाओ के पास ब्लेसिंग होंगचेंग मिल जाता है, जिसे देखकर वो सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर तुम्हारे पास हमारा ब्लेसिंग होंगचेंग क्या कर रहा है, क्या तुमने इसे मास्टर जिंग होंगचेंग से चुराया। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मास्टर जिंग होंगचेंग ने खुद मुझे दिया था, लेकिन उन लोगों को तो युहाओ पर जरा सा भी भरोसा नहीं। उल्टा वो लोग युहाओ पर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि क्या तुमने हमें बेवकूफ़ समझा है। आखिर मास्टर जिंग होंगचेंग इतना कीमती सोल गाइडिंग टूल तुम जैसे आउटसाइडर को क्यों देंगे। युहाओ कहता है कि मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर यही होगा कि तुम लोग पहले जाकर मास्टर जिंग होंगचेंग से खुद सवाल करके पूछ लो। जो सुनकर भी वो सब लोग युहाओ पर यकीन नहीं करना चाहते थे। वो लोग युहाओ को लगातार यूं ही फोर्स करते रहे। तभी अचानक वहां मास्टर जिंग होंगचेंग आ गए, जो कि गुस्से के साथ कहते हैं कि रुक जाओ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में मास्टर जिंग होंगचेंग ने अपने उन सोल्जर को बहुत ही बुरी तरीके से डांटना शुरू कर दिया था कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई, तुम लोग युहाओ के साथ इस तरह से व्यवहार कैसे कर सकते हो। हाँ, युहाओ बिल्कुल सच कह रहा था, मैंने ही उसे वो ब्लेसिंग होंगचेंग दिया। चलो अब जल्दी से जल्दी युहाओ की हथकड़ियाँ खोल दो और उससे माफ़ी भी मांगो। जो सुनकर टीचर माँ बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए फ़ौरन से युहाओ के पास आ गए, लेकिन युहाओ उनके हाथों अपनी हथकड़ियाँ ओपन नहीं करवाता। उल्टा वो मास्टर जिंग होंगचेंग से कहता है कि मैं यहाँ रियू अकेडमी में सीखने के लिए आया हुआ था, लेकिन मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मेरे साथ लगातार यूं ही अनफेयर चीज़ें होती आ रही हैं। क्या तुम लोग अपने मेहमानों को इस तरह से ट्रीट करते हो। जो सुनकर मास्टर जिंग होंगचेंग के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। वो युहाओ से कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मैं तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी देता हूँ। क्यों ना हम लोग सोल मास्टर्स और सोल गाइडिंग मास्टर्स के बीच एक कॉम्पिटिशन रखें, जिस कॉम्पिटिशन के दौरान तुम्हें रियू अकेडमी के डिसाइपल से फाइट करनी होगी। अगर तुमने एक डिसाइपल्स को हरा दिया तो तुम्हें 1 किलो रेयर मेटल मिलेगा और इसी तरह से तुम जितने भी डिसाइपल्स को हरा पाओ तुम्हें उतना सारा रेयर मेटल मिलेगा। जो सुनकर युहाओ अपने मन में खुश हो गया, क्योंकि वो जानता था और हमारे श्रेक एकेडमी में रेयर मेटल की बहुत ही कमी है। अगर मैंने यहाँ पर कई किलो रेयर मेटल जीत लिया तो उसे मैं अपनी श्रेक एकेडमी लेकर जा सकता हूँ, जो कि हमारे काफ़ी काम आएगा। इसी वजह से युहाओ इस फाइट के लिए अग्री हो गया। दूसरी तरफ मास्टर जिंग होंगचेंग भी अपने मन ही मन में खुश हो रहे थे, क्योंकि उनका प्लान था कि वो
फिलहाल जो मिंगडे हॉल में तबाही हुई से लोगों का ध्यान यहाँ कंपटीशन की तरफ बदल देगा। साथ ही साथ उसे युहाओ की टैलेंट के बारे में भी मालूम हो जाएगा कि युहाओ कितना ज़्यादा पावरफुल है, वो उसकी फुल एबिलिटीज़ को भी देख सकता है। यहाँ ये सारी बातें करने के बाद युहाओ वापस से अपने रूम की तरफ रवाना हो गया, जहाँ रास्ते में काइटो पहले से युहाओ का वेट कर रहा था। युहाओ काइटो को देखकर खुश होते हुए सवाल करके पूछता है कि बताओ आखिर सब कुछ कैसा रहा, जिस पर काइटो जवाब देते हुए कहता है, क्योंकि मैं मिंगडे हॉल के एक्सप्लोजन वाली जगह पर मौजूद नहीं था इसलिए मुझ पर ज़्यादा शक नहीं किया गया। हाँ, थोड़ी बहुत मेरी चेकिंग जरूर की गई, लेकिन मैंने जूज क्रॉसबो कैनन के अंदर उसे छुपा लिया जो तुमने मुझे दिया था। असल में दोस्तों, युहाओ जब मिंगडे हॉल से तबाही के बाद निकल रहा था तो वहाँ पर काइटो एक गार्ड के यूनिफॉर्म में मौजूद था, जहाँ पर युहाओ ने मौके का फायदा उठाते हुए फौरन उस स्पेस सोल गाइडिंग स्टोरेज को काइटो के हवाले कर दिया और काइटो ने उसे जूज क्रॉसबो कैनन के अंदर छुपा दिया था। और युहाओ ने स्पेस सोल गाइडिंग स्टोरेज को काइटो से वापस लेकर रखते हुए कहता है कि इसके अंदर एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो कि हमारे श्रेक एकेडमी को बुरी तरीके से तबाह कर सकता था। इसी वजह से मैंने उस पावरफुल वेपन को रियो एम्पायर में रहने नहीं दिया। हाँ, बेशक रियो एकेडमी इस तरह के और भी कई सारे वेपन क्रिएट कर सकती है, या फिर शायद उन लोगों के पास और भी कई सारे ऐसे वेपन हो, लेकिन हमें भी जल्द से जल्द इस सोल गाइडिंग रोबोट को अपने श्रेक एकेडमी वापस लेकर जाना होगा ताकि वो इसके बारे में पता लगाते हुए इसका कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढ सके, जो कि इन लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन है। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मिशन कल होगा, जिसमें सोल मास्टर्स और सोल गाइडिंग मास्टर्स के दौरान आपस में एक कंपटीशन होगी। काइटो तो इस कंपटीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि उसे खुद पर और युहाओ पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था कि ये रियो एकेडमी के डिसाइपल्स हमारे सामने तो बिल्कुल नहीं टिक सकते, जो बात तो एक तरह से बिल्कुल सच भी थी। इसके बाद हम लोगों को यहाँ कंपटीशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ अरीना के बाहर कई सारे डिसाइपल्स इस कंपटीशन को देखने के लिए पहुंच गए थे, जबकि युहाओ के मास्टर यहाँ एक रेफरी की तरह काम कर रहे थे। मास्टर शान जिवन युहाओ को वेलकम करते हैं। काइटो युहाओ को चीयर अप करने के लिए जोर जोर से नकारे बजाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ काइटो ने वहां पर दो बड़े बड़े पोस्टर लगवा दिए थे, जिन पर एक पर लिखा हुआ था कि श्रेक द बेस्ट इन द वर्ल्ड एंड अनबीटेबल एट वन लेवल, और दूसरे पर लिखा हुआ था कि द टैंक सेक्ट यूनाइटेड द वर्ल्ड फॉर 1000 ईयर्स। ये देखकर तो रियो एकेडमी का हर एक डिसाइपल्स गुस्सा हो रहे थे कि आखिर युहाओ और काइटो ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो लोग इतने ज़्यादा एरोगेंट कब से हो गए। मास्टर शान जिवन भी अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं कि युहाओ को इतना भी ज़्यादा शो अप नहीं करना चाहिए, पर चलो वैसे भी इसमें युहाओ ने कोई भी रूल्स नहीं तोड़ा, वो जो चाहे वो कर सकता है। जबकि युहाओ अपने मन में सोच रहा था कि सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। सब लोगों को गुस्सा दिलाना युहाओ का प्लान था, क्योंकि युहाओ सोच रहा था कि उसे लड़ाई करने वाले जितने ज़्यादा लोग होंगे वो उतने ही ज़्यादा को हरा पाएगा और उतना ही ज़्यादा युहाओ को रेयर मेटल मिल सकता है। पार्टिसिपेंट्स की तादाद बढ़ाने के लिए युहाओ ने ये चाल चली थी और उसकी यह चाल काम कर गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर शान जिवन ने वहां पर पहले कंटेस्टेंट को अरेना में बुलवा लिया, जिसका नाम शिया शानचन, वो एक 5th लेवल का सोल गाइडिंग मास्टर है। साथ ही मास्टर शान जिवन ने यहाँ इन लोगों की फाइट को स्टार्ट करा दिया। यहाँ पर आप देखते हैं कि शिया शानचन तो तेजी के साथ अपने सोल गाइडिंग वेपन को असेंबल कर रहा था। दूसरी तरफ युहाओ ने कब के अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ को एक्टिवेट कर लिया है। इससे पहले कि शिया शानचन अपने सोल गाइडिंग वेपन को एक्टिवेट करके युहाओ पर हमला कर पाता, युहाओ ने तो तेजी के साथ आते ही अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करते सिर्फ एक ही अटैक से उसे हरा दिया। साथ ही एटीट्यूड के साथ युहाओ कहता है कि अब अगला मुझसे कौन हारना चाहेगा, जो सुनकर तो वहां पर मौजूद लोगों को और भी गुस्सा आ जाता है। और बारी बारी करके हम यहाँ देखते हैं कि रियो एकेडमी के कई सारे डिसाइपल्स ने बारी बारी करके अरीना में आते हैं और युहाओ तो एक एक अटैक में ही उनको हराता जा रहा था। युहाओ ने यहाँ पर बैक टू बैक टोटल 17 फाइट्स जीत ली है, जो देखकर तो काइटो युहाओ के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वहां पर युहाओ की पावर को सब डिसाइपल्स अब समझ जाते हैं। टीचर माँ को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने मन में कहते हैं कि ये लड़का तो वाकई काफी ज्यादा पावरफुल निकला, मैंने उम्मीद नहीं की थी। इसने हमारे 17 डिसाइपल्स को हरा दिया है और अभी इसकी सोल पावर बिल्कुल कम नहीं हुई। यह बात बिल्कुल सच है कि कोई भी सोल मास्टर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो सकता है। अगर कोई भी इंसान सिर्फ सोल गाइडिंग टूल्स पर खुद को डिपेंड कर ले तो वो खुद को ताकतवर नहीं बना पाएगा। इस लड़के ने यह बात पूरी तरीके से साबित कर दिया कि अगर सोल मास्टर होने के साथ साथ तुम सोल गाइडिंग टूल्स का भी यूज करो तो तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उसके लेवल के सोल गाइडिंग मास्टर तो उसे कभी नहीं हरा पाएंगे। मास्टर जिंग होंगचेंग भी यहाँ टीचर माँ से बिल्कुल यही सब कह रहे थे। वो बताते हैं कि क्या तुम्हें अब समझ आ गया कि क्यों मैंने ये स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम स्टार्ट किया। मैं चाहता था
कि हमारे एकेडमी के डिसाइपल्स को सोल मास्टर्स बनने की खासियत भी मालूम हो सके, वो सिर्फ सोल गाइडिंग टूल्स पर खुद को डिपेंड ना करें, पर साथ ही साथ ये दोनों मास्टर लगातार अपने रियू एकेडमी की बेइज्जती होता हुआ भी तो नहीं देख सकते। इसलिए इस बार इन लोगों ने एक पावरफुल सोल मास्टर को अरीना में बेच दिया था जिसका नाम था नाना। क्योंकि चारों तरफ पर्पल कलर स्मोक फैल चुका था और नाना तेजी के साथ युहाओं के पास से गुजर जाती है जिसकी स्पीड बहुत ही तेज थी। नाना को यहाँ अरेना में देखकर तो एकेडमी के डिसाइपल्स काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए और वो लोग कहते हैं कि युहाओं अब तुम्हें मज़ा आएगा क्योंकि इस बार तुम हारने वाले हो। दूसरी तरफ नाना ने भी यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताया कि मैं कंट्रोलर सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट की सोल गाइडिंग मास्टर हूँ, क्या तुम फाइट करने के लिए तैयार हो। यहाँ एक्चुअल कंट्रोलर सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट का नाम सुनकर तो युहाओं याद करता है कि टीचर फैन यू ने युहाओं को बताया था कि एक्चुअल कंट्रोलर सोल गाइडिंग डिपार्टमेंट में स्पेशल टाइप के सोल गाइडिंग मास्टर्स होते हैं जो कि सोल गाइडिंग टूल्स को बनाने या फिर उनके डेवलपमेंट के लिए काम नहीं करते, बल्कि इन सोल गाइडिंग मास्टर्स का काम होता है कि ये कॉम्बैट एबिलिटीज में खुद को स्ट्रॉन्ग करें। ये किसी भी सोल गाइडिंग टूल्स को पूरी तरीके से मास्टर करके खुद को पावरफुल बनाते हैं, इसलिए इनके साथ फाइट करते हुए जरा संभल कर रहना क्योंकि इनकी कॉम्बैट एबिलिटीज काफी ज्यादा डेंजरस होगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओं की अचानक थर्ड आई भी यहाँ पर एक्टिवेट हो गए और युहाओं को गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलिक्स की आवाज सुनाई दे रही थी जो कि उस लड़की के ऑरा को महसूस करते हुए कह रहा था कि यह लड़की एक ईवल सोल मास्टर है, इसमें नेक्रोमेंसी के लिए टैलेंट है। और मास्टर शान जिवन ने फाइट स्टार्ट कर दिए थे और नाना भूतिया तरीके से युहाओं पर अटैक कर रही थी। उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा तेज है, साथ ही साथ वो खुद को स्मोक में बदलते हुए इतनी तेजी के साथ मूव कर रही थी कि युहाओं उसकी रियल बॉडी को देख नहीं पा रहा। सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से युहाओं उस पर्पल स्मोक में होने के बावजूद भी नाना के हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था, लेकिन स्मोक हटने के बाद हम देखते हैं कि नाना ने तो चारों तरफ काफी सारे वायर फैला रखे थे जिन पर वो अपनी सोल गाइडिंग वेपन के फायर एबिलिटी का यूज करते हुए फायर लगा देती है। इसकी वजह से युहाओं को चोट लग सकती थी, वो अपनी जगह पर मूव नहीं कर पा रहा, जिस मौके का फायदा उठाते हुए नाना यहाँ युहाओं को खत्म करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओं ने अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज को एक्टिवेट कर लिया। साथ ही वो गुस्सा होते हुए कहता है कि एक्सट्रीम आइस ब्लास्ट, जिसकी वजह से वहां पर जितनी भी फ्लेम्स थी वो फौरन आइस में कन्वर्ट हो गई। नाना भी जंप करते हुए वापस की तरफ आ जाती है। वो देख पा रही थी कि उसका सोल गाइडिंग वेपन तो पूरी तरीके से फ्रीज हो गया। साथ ही साथ नाना ने यहाँ पर अपनी स्पीड इतनी तेज कर ली थी कि उसका एक क्लोन बन चुका था और वो स्पीड बूस्टर की वजह से युहाओं पर अटैक करना शुरू कर देती है, जो देखकर तो ऑडियंस को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। और युहाओं को अब उसकी स्पीड की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि जब वो एक नाना का अटैक रोकने की कोशिश करता है तभी अचानक दूसरी नाना अपने ब्लेड का यूज करते हुए युहाओं को चोट पहुंचा देती। नाना और रियू एकेडमी के हर एक डिसाइपल्स को लग रहा था कि अब तो युहाओं यहाँ पर हारा जाएगा और बिल्कुल ऐसा ही हो रहा था क्योंकि हम देखते हैं कि नाना तेजी के साथ एक बार फिर से युहाओं पर अटैक करना शुरू हो गई थी। युहाओं भी उसके हर एक हमले को डॉज करते हुए अचानक उसको हाथों से पकड़ लेता है, जहाँ पर युहाओं के हाथ भी इस वक्त फ्री नहीं है। और दूसरी तरफ नाना के पास तो उसकी क्लोनिंग एबिलिटी थी, वो अपने क्लोन बनाते हुए मेन बॉडी को बाहर पीछे की तरफ निकाल लेती है। युहाओं बुरी तरीके से फंस चुका था, अगर वो यहाँ पर नाना के हाथ छोड़ता है तब भी वो मारा जाएगा, अगर पीछे से नाना ने उस पर हमला किया तब भी वो मारा जा सकता है। इस मुश्किल में युहाओं को देखकर टीचर मार को तो काफी ज्यादा खुशी हो रही थी, लेकिन तभी अचानक लास्ट मोमेंट पर हम देखते हैं युहाओं ने आइस एम्प्रेस प्रोटेक्शन का यूज करते हुए खुद की पूरी बॉडी को ही एक्सट्रीम आइस में बदल लिया, जिसकी वजह से नाना के ब्लेड्स युहाओं की बॉडी पर असर नहीं कर पाते। साथ ही साथ युहाओं ने अपने सामने मौजूद नाना के दूसरे क्लोन को पूरी तरीके से फ्रीज कर दिया था, जिसे वो अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करते हुए बिखेर देता है। साथ ही नाना की मेन बॉडी पर हमला करके युहाओं ने उसकी सोल गाइडिंग वेपन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। युहाओं को लग रहा था अब नाना के पास वैसे भी फाइट करने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए युहाओं नाना से कहता है कि हार मान लो। लेकिन गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलिक्स की बात यहाँ बिल्कुल सच थी। नाना एक ईवल सोल मास्टर है, इसलिए हम देखते हैं कि उसने अपने टूटे हुए सोल गाइडिंग वेपन से फौरन अपने ही हाथ को जख्मी कर लिया, क्योंकि वो यहाँ पर एक ईवल टेक्निक को एक्टिवेट करने वाली थी, जिसे देखकर युहाओं घबराकर पीछे हट जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नाना की बॉडी से एक इवल स्पिरिट निकलकर बाहर आ गई, जो कि तेजी के साथ युहाओं की तरफ ही बढ़ रही थी। युहाओं अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करते उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करता है, पर वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता और हम देखते हैं कि वो इवल स्पिरिट युहाओं की सोल पकड़ के अपने साथ एक स्पिरिट सी में ले गई, जहां पर नाना ने ऑलरेडी कई सारे स्पिरिट को पकड़ के रखा हुआ था।
और इसी वजह से युहाओ बुरी तरीके से डिसएडवांटेज में फंस गया क्योंकि वो सारे स्पिरिट्स मिलकर युहाओ को जकड़ लेते हैं। युहाओ नाना से कहता है कि आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो, क्या तुम मुझे जान से मारना चाहती हो? ये तो एक मामूली सा कंपटीशन है। जिस पर नाना की ईवल स्पिरिट जवाब देते हुए कहती है कि मैं हार नहीं मान सकती, तुम्हें यहाँ पर मरना ही होगा। एक तरफ तो युहाओ की सोल को बुरी तरीके से स्पिरिट्स ने जकड़ कर रखा हुआ है, जबकि बाहर की तरफ हम देखते हैं नाना भी धीरे धीरे करके अपने टूटा हुआ सोल गाइडिंग वेपन को लेकर युहाओ की जान लेने के लिए उसके पास आ रही थी, जो देखकर मास्टर शान जिविन और काइटो को तो युहाओ की फिक्र होने लगती है। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जिंग होंगचेंग मुस्कुरा रहे थे जैसे कि उन्हें ये सब देखकर मजा आ रहा हो। तभी अचानक हम देखते हैं सोल सी में गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स आ गया था, जो कि गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स उस ईवल स्पिरिट को देखते हुए कहता है कि इस लड़की के पास एबिलिटीज तो अच्छी है। तभी युहाओ की थर्ड आई ओपन हो जाती है और वो ईवल स्पिरिट युहाओ पर हमला करती है। और इस बार तो हम देखते हैं कि युहाओ ने गॉड कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स की पावर का यूज करते हुए उल्टा उसी ईवल स्पिरिट को जकड़ लिया था, क्योंकि किसी भी सोल को कैप्चर करना नेक्रोमांसी का एक पार्ट है। इसलिए इस वक्त नाना अपनी जगह से मूव नहीं कर पाती और उसका सोल गाइडिंग वेपन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। चारों तरफ मौजूद वो पर्पल स्मोक भी अब यहाँ से धीरे धीरे करके हटना शुरू हो गया था। नाना तो बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी। वो युहाओ से सवाल करते हुए कहती है कि आखिर तुमने मेरी सोल के साथ क्या किया, जिस पर युहाओ उसे कोई जवाब नहीं देता। उल्टा वो अपने सॉवरेंस डिसेंट एब्सोल्यूट डोमिनेंस टेक्निक से हमला कर देता है, जो अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वहां अरेना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग युहाओ को देखकर बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें लग रहा था कि शायद नाना तो मारी गई होगी, क्योंकि इस अटैक से सर्वाइव करना किसी नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं। पर जब पर्पल स्मोक हटा तो हमने देखा कि युहाओ ने असल में नाना को हिट किया ही नहीं, उसने नाना की जान बख्ती थी। बेशक नाना के इरादे युहाओ के लिए अच्छे नहीं थे। युहाओ नाना से कहता है कि तुमने अपनी ईवल टेक्निक का यूज किया मुझे मारने के लिए, जो कि तुम्हारी एक बहुत ही गिरी हुई हरकत थी। मैंने इस वक्त तुम्हारी सोल को कैद कर लिया है। फिलहाल तो मैं उसे आज़ाद नहीं करने वाला हूँ। मैं तुम्हें वो फीलिंग दे सकूँ जो कि मैंने तुम्हारी वजह से फील की। कल के दिन मेरे कुछ मैचेस होने वाले हैं, जिसके बाद मैं तुम्हारी सोल को आज़ाद कर दूंगा, इसलिए ज़्यादा फिक्र मत करो। और इस वक्त टोटल 18 मैचेस जीत लिए हैं। काइटो तो युहाओ की ये जीत देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। बाकी के सब लोग भी युहाओ को चीयर अप कर रहे थे। मास्टर जिंग होंगचेंग और टीचर मा तो युहाओ की पावर देख चुके हैं। टीचर मा कहते हैं कि युहाओ ने पूरे 18 के 18 मैचेस जीत लिए, उसके बावजूद भी युहाओ को ज़रा सी चोट नहीं आई। ये बात तो कहनी पड़ेगी कि युहाओ के मास्टर्स ने उसे काफ़ी अच्छी तरीके से ट्रेन किया है। जबकि दूसरी तरफ मास्टर शान जिविन भी यहाँ पर अपने मन में कह रहे थे कि युहाओ, जब जब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अच्छे से पहचान लिया है, तभी तुम मुझे सरप्राइज कर देते हो। तुम एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान हो। जबकि टीचर माँ अपने मन में सोच रहे थे कि युहाओ अकेले ने ही हमारी मेन टीम को हरा दिया। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो अगले सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में हम लोग श्रेक अकेडमी को कैसे हराएंगे। हम लोगों को और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। दूसरी तरफ मास्टर जिंग होंगचेंग को हम देखते हैं, जो कि एक डिसाइपल के बारे में बात कर रहे थे कि अब उसे बुलाना होगा, क्योंकि वही सिर्फ इकलौता इंसान है जो कि युहाओ को फुल स्ट्रेंथ यूज करने के लिए मजबूर कर सकेगा। इसके बाद हम लोगों को रात को यहाँ काइटो और युहाओ का सीन दिखाया जाता है, जो कि दिन भर कई सारा रेयर मेटल जीतने के बाद वापस अपने रूम में आ चुके थे। इतना सारा रेयर मेटल अगर वो लोग श्रेक अकेडमी लेकर जाएंगे तो सब लोग ही काफी ज्यादा सरप्राइज होंगे। युहाओ जानता था कि मास्टर जिंग होंगचेंग इस कंपटीशन का यूज करते हुए हमारी रियल स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोग भी इस कंपटीशन का यूज करते हुए रियो एकेडमी का रियल स्ट्रेंथ देख पाएंगे। उन्हें रेयर मेटल मिलेगा, साथ ही साथ वो लोग रियो एकेडमी के डिसाइपल्स की ताकत भी जान पाएंगे। जो सुनकर तो काइटो को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी। साथ ही वो कहता है कि आई विश हमारे बाकी के दोस्त भी यहाँ पर मौजूद होते। जो सुनकर युहाओ अपने दोस्तों की तस्वीर की तरफ देखते हुए कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि वो लोग अच्छे हो, मैं भी तुम्हारी तरह उन्हें काफी ज्यादा मिस कर रहा हूँ। उसके बाद एक अनजान से वॉरियर पर आ गया था, जो कि रात के अंधेरे में बिल्डिंग पर अकेला खड़ा था, और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे कि वो काफी ज्यादा मिस्टीरियसली पावरफुल होगा। शायद मास्टर जिंग होंगचेंग इस वॉरियर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन ये कौन है और इसकी ताकत क्या होगी, यह तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में ही देख पाएंगे। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 57 में हम देखते हैं कि युहाओ अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज करके कई सारे डिसाइपल्स को हरा चुका था। अब तक युहाओ ने लगातार 32 डिसाइपल्स को हरा दिया और वो एक बार भी नहीं हारा। इसकी वजह से कई सारे लोग तो खुश थे और कई सारे लोग ये देखकर उदास भी हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का लगातार 32 बैटल्स कैसे जीत गया।
तभी अचानक इन लोगों की नज़र एक दूसरे लड़के पर पड़ गई जो कि बिल्डिंग के किनारे पर बैठा हुआ था, और इसे देखकर वो लोग सरप्राइज होते हुए आपस में बात करके कहते हैं कि क्या यह वही है जिस पर्सन को देखकर मास्टर जिंग होंगचेंग के भी चेहरे पर एक मुस्कान आ चुकी थी। युहाओ उसे देखता रहा, जबकि दूसरी तरफ मास्टर शान जिविन अपने मन में कहते हैं कि अच्छा, तो यह वही लड़का है जिसके बारे में मास्टर जिंग होंगचेंग बता रहे थे कि सिर्फ यही लड़का युहाओ को अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज करने के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरी तरफ रियो एकेडमी के डिसाइपल्स भी इस लड़के को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे, और वो लोग कह रहे थे कि अब हमारे रियो एकेडमी के जीतने के चांसेस बढ़ गए। और वो लड़का भी एक हीरो की एंट्री के साथ जंप करते हुए फौरन से यहाँ युहाओ के सामने अरेना में आ जाता है। युहाओ उस लड़के को देखकर फौरन अपनी स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट कर लेता है, लेकिन स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट करके हैरान होते हुए कहता है कि आखिर मुझे इस लड़के के सोल पावर डिटेक्ट क्यों नहीं हो रही। दूसरी तरफ वो लड़का भी काफ़ी कूल तरीके से अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए युहाओ से इंट्रोडक्शन करते हुए बोलता है कि मेरा नाम है जी जूचन। जी जूचे का नाम सुनकर तो ऑडियंस में बैठी हुई लड़कियां पागल हो रही थी। वो दिखने में भी हैंडसम था और साथ ही साथ काफ़ी कूल और पावरफुल भी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि युहाओ ने भी यहाँ खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बता दिया था कि मेरा नाम युहाओ है। तभी अचानक जी जूचन युहाओ से कहता है कि मैं तुम्हारी फिस्ट की पावर को यहाँ तक फील कर पा रहा हूँ, चलो आज के दिन मुझे मौका दो ताकि मैं भी तुम्हारी फिस्ट की रियल पावर्स देख सकूँ। ये कहते साथ ही जी जूचन ने अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए खुद की पावर एक्टिवेट करना शुरू कर दी थी। और यहाँ हमें मास्टर जिंग होनकचे की मदद से जानने को मिलता है कि असल में जी जूचे की ये स्वॉर्ड ही उसकी मार्शल सॉल है। वैसे तो दूसरे लोगों की मार्शल सॉल उनकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं छुपी होती है, लेकिन यहाँ जी जूचे के मामले में थोड़ा सा अलग सीन हुआ। जब जी जूचे का जन्म हुआ तो वह एक साधारण मीटियोराइट था और जी जूचे ने बड़े होकर एक शार्प स्वॉर्ड में बदल दिया। जी जूचन इस स्वॉर्ड का यूज़ करके 7 लेवल सोल गाइडिंग मास्टर को भी हरा सकता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि मास्टर शान जिविन ने इन दोनों की फाइट स्टार्ट करा दी, जहां पर हम देखते हैं कि अचानक दोनों ने अपनी आंखें बंद कर दी है। सब लोग देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे कि आखिर जी जूचन और युहाओ अपनी जगह से हिल क्यों नहीं रहे, और वो दोनों अपने अपने ओरा को एक्टिव करते हैं और जी जूचन अपने सोल अवतार को बाहर निकालता है और युहाओ भी सेम करता है, और दोनों एक दूसरे के सोल सी में कनेक्ट हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों ही सोल सी के अंदर फाइट कर रहे थे। इन दोनों की सोल तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगती है। सोल सी के अंदर युहाओ अपने फिस्ट का यूज़ कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ जी जूचन अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते युहाओ पर हमला करता है। इन दोनों के टकराने की वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फ्लक्चुएशन होती है, जिसे बाहर के लोग भी महसूस कर पा रहे थे, और इतनी ज़्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस करके वो लोग सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। मास्टर जिंग होंगचेंग भी इस टेरिफाइंग ऑरा को देखकर महसूस करते हुए समझ गए थे कि असल में एक तरफ युहाओ अपने डोमिनेंट फिस्ट इंटेंशन का यूज़ कर रहा है और दूसरी तरफ जी जूचन अपने डोमिनेंट स्वॉर्ड इंटेंशन का यूज़ करता है। हम देखते हैं कि इस फाइट के दौरान युहाओ के चेहरे पर कुछ कट लग चुके थे, जबकि दूसरी तरफ जी जूचन की सोल को भी काफ़ी डैमेज हो रहा था, पर इसके बावजूद भी ये दोनों नहीं रुकते। जी जूचन ने अपनी डिवाइन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज़ करते हुए युहाओ पर हमला कर दिया, जिसे ब्लॉक करने के लिए युहाओ अपनी एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज़ का यूज़ करता है। ये सब देखकर युहाओ ने अचानक अपनी आइज़ ओपन कर ली और वो यहाँ जी जूचन की तरफ देखते हुए कहता है कि जी जूचन का डोमिनेंट स्वॉर्ड इंटेंशन ट्रूली सुपीरियर है। अगर मुझे जी जूचन को हराना है तो मुझे अपनी डोमिनेंट फिस्ट इंटेंशन को और ज़्यादा ताकतवर करना होगा। जबकि दूसरी तरफ जी जूचन भी अपनी आइज़ ओपन करते हुए युहाओ के बारे में बिल्कुल सेम बोल रहा था। उसके मुताबिक आज तक उसने कभी भी ऐसे पर्सन के साथ फाइट नहीं करी जिसकी डोमिनेंट फिस्ट इंटेंशन इतनी ज़्यादा प्योर और डेंजरस हो। वो अभी ये कह ही रहा था, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि युहाओ ने अपने डोमिनेंट फिस्ट इंटेंशन को पावरफुल करने का सोच लिया था। चारों तरफ युहाओ के सोल सी में एनर्जी इकट्ठा होना शुरू हो गई। साथ ही साथ बैकग्राउंड में हमें युहाओ की वॉइस भी सुनाई दे रही थी, जो कह रहा था कि आज के दिन ना मैं स्काई ड्रीम टियानमिंग, ना फिर गॉड इलेक्ट्रोलेक्स, ना फिर आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर का यूज़ करूंगा, बल्कि आज के दिन मैं सिर्फ अपनी पावर का यूज़ करने वाला हूं। साथ ही साथ अचानक युहाओ की बॉडी में एक अलग ही एनर्जी क्रिएट होना स्टार्ट हो जाती है और युहाओ के आंखें गोल्डन कलर का हो जाता है और उसकी बॉडी से बहुत ही ज़्यादा खतरनाक एनर्जी रिलीज हो रहा था, जिसे देखकर तो मास्टर शान जिविन और बाकी के सब लोग भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे। जबकि जी जूचन की बॉडी से भी पर्पल कलर का सेम एनर्जी रिलीज होता है। दोनों एक बार फिर से सोल सी फाइट में पहुंच गए थे, जहां पर हम देखते हैं कि जी जूचन ने तो अपनी स्वॉर्ड का यूज़ करते हुए युहाओ पर अटैक करके उसे पीछे की तरफ धकेल दिया।
जहां युहाओ खुद को संभालते हुए दोबारा अपनी सोल पंच का यूज करते फौरन से जी जूचन पर अटैक करना शुरू हो गया। लगातार युहाओ ने उस पर कई सारे पंचेस की बरसात कर दी थी, जिसकी वजह से तो इस सोल सी में काफी बड़ी तबाही मच रही थी। लेकिन जी जूचन भी हार मानने वाले में से नहीं था, बल्कि वो अपनी स्वॉट का यूज करते हुए युहाओ की सोल बॉडी में स्वॉट को घुसा चुका है। और सोल सी में दोनों की फाइट तो काफी देर तक चलती रही, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि मैं युहाओ और मेन जी जूचन ने भी आंखें खोल ली थी, जो दोनों भी काफी तेजी के साथ एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। ऑडियंस तो ये देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थी कि आखिर इन दोनों में इतनी ज्यादा रफ्तार कहाँ से आ गई है। मिस नाना भी इन दोनों की फाइट देखकर समझ गई थी कि ये दोनों ही मेरे लेवल से काफ़ी ज़्यादा हाई है। मैंने सोचा नहीं था कि दो पावरफुल सोल मास्टर के फाइट कैसे लगेगी। दूसरी तरफ नीचे अरेना में हम देखते हैं कि एक तरफ जी जुएश ने अपने मल्टीपल स्वॉट टेक्निक का यूज़ करते हुए युहाओ पर हमला कर दिया, जबकि युहाओ भी अपने फ्लेम फिस्ट का यूज़ करते हुए सीधा उसकी तरफ बढ़ता है। दोनों के पावरफुल अटैक सीधा जाकर एक दूसरे से टकरा गए और अरेना में एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट का इफेक्ट खत्म होने के बाद मास्टर शान जिवन बीच में आकर खड़े हो गए और वो हैरान थे कि आखिर इन दोनों में से इस फाइट को कौन जीता होगा। जहां पर हम देखते हैं कि दोनों ही बिल्कुल सही सलामत खड़े हुए थे, लेकिन यहां जी जूचन के हाथ से खून बहने शुरू हो गया, साथ ही उसका हाथ थोड़ा सा कांप भी रहा है, जबकि युहाओ की फिस्ट अभी भी बिल्कुल सही सलामत लग रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि जी जूचन ने फौरन से अपनी स्वॉट को वापस रख लिया और युहाओ से हार मानता है, जो सुनकर तो वहां पर मौजूद सब लोग की काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। असल में ये फाइट कभी भी ताकत की थी ही नहीं, बल्कि ये फाइट तो डोमिनेंट फिस्ट इंटेंशन और डोमिनेंट स्वॉट इंटेंशन की थी, जहां पर जी जूचन को इस बात का अंदाजा हो गया कि युहाओ की डोमिनेंट फिस्ट इंटेंशन उससे कई ज़्यादा ताकतवर है। जबकि ऊपर की तरफ मौजूद मास्टर जिंग होंगचेंग यहाँ पर इस फाइट को देखते हुए कह रहे थे कि युहाओ तो पूरी तरीके से एक मॉन्स्टर है, उसने इस फाइट के दौरान ही अपनी इंटेंशन को पावरफुल कर लिया। बहुत ही अफसोस की बात है जो कि युहाओ जैसा टैलेंटेड पर्सन हमारे रियो एकेडमी में नहीं है। ये सारी बातें सोचते हुए वो कहते हैं कि यह कंपटीशन यहीं पर खत्म हुआ, जो सुनकर तो मास्टर शान जिवन ने भी युहाओ को विनर डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन टीचर माँ को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उल्टा काइटो जब वहाँ पर अपने रेयर मेटल लेने के लिए आया तो वो टीचर माँ को चिढ़ाते हुए कहता है कि यकीनन तुम दोबारा हमारे श्रेक एकेडमी के साथ कंपटीशन नहीं करना चाहोगे, जिस पर टीचर माँ को तो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ युहाओ और काइटो तो खुशी खुशी वापस से अपनी रूम की तरफ जा रहे हैं। काइटो युहाओ से कहता है कि इस कंपटीशन में तुमने काफ़ी अच्छा किया, तुम्हारी वजह से टैंक सेक्ट और हमारी श्रेक एकेडमी रियो एकेडमी में फेमस हो गई है। तभी अचानक सामने नाना दिखाई देती है, जिसे देखकर युहाओ कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर नाना जवाब देते हुए कहती है कि तुमने मेरी सोल का एक टुकड़ा कैद कर लिया है, उस सोल के टुकड़े को आज़ाद कर दो, मैं यहाँ उसी के लिए आई हूँ। जिस पर युहाओ कहता है कि तुमने ने कंपटीशन के दौरान मेरी जान लेने की कोशिश की, तो आखिर तुम इसकी उम्मीद कैसे कर सकती हो। जिस पर नाना जवाब देते हुए कहती है कि वो मेरी गलती नहीं थी, मुझे मजबूर किया गया था और मेरी सोल के टुकड़े को आज़ाद कर दो, मैं दोबारा किसी ईवल सोल कल्टिवेटर के हाथों कैद नहीं होना चाहती। उसके आंखों में किसी का डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। युहाओ को भी उस पर रहम आ गया, इसलिए वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए युहाओ नाना को भी अपने साथ रूम ले आता है, जहाँ पर युहाओ नाना से कह रहा था कि मैं तुम्हारी सोल को आज़ाद करने वाला हूँ। युहाओ गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की पावर का यूज़ करते हुए नाना की सोल को आज़ाद कर रहा था, जिस दौरान अचानक ही युहाओ को नाना की पास्ट मेमोरीज देखने को मिलती है। नाना भी उन पास्ट मेमोरीज को देखकर अचानक से रोना शुरू कर देती है। युहाओ नाना से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये सारा दर्द तुम्हारे एक्सपीरियंस है, मैंने तुम्हारी सोल में जो यादें देखी क्या वो तुम्हारी थी। जिस पर नाना जवाब देती हुए कहती है कि मुझे मेरी मार्शल ईवल सोल मेरी मदर से मिली है, मेरी मदर के पास भी मार्शल ईवल सोल हुआ करती थी। एक दिन उनकी मार्शल ईवल सोल को होली सोल सेक्ट ने कंट्रोल कर लिया, जिसके बाद मेरे मदर ने चाकू का यूज़ करते हुए मेरे फादर की जान ले ली। कंट्रोल हासिल करने के बाद जब मेरी माँ ने देखा कि उनसे क्या हो गया है, तो वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने भी सुसाइड कर लिया। मैं तब बहुत छोटी थी। और दूसरी तरफ काइटो कहता है कि आखिर ये होली सोल सेक्ट क्या है, जिस पर नाना कहती है कि मिस्टीरियस और फ्राइटनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एक ब्रांच यहाँ मिंगडू सिटी में भी मौजूद है। वहाँ के कोर मेंबर्स को एल्डर के नाम से जाना जाता है।
उन लोगों के पास ये एबिलिटीज़ है कि वो किसी के भी सोल को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई ईवल कल्टिवेटर हो तो उसकी सोल को ट्रैप करना और उसे कंट्रोल करके अपने लिए यूज़ करना, यही उनका काम है। जो बात सुनकर तो काइटो और युहाओ अचानक ही काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गए थे। उन दोनों को यहाँ पर माँ शाओताओ की याद आ गई थी। मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद होली सोल सेक्ट ने मेरे पेरेंट्स के सोल को कैप्चर कर लिया और उनके पास मेरे पेरेंट्स की सोल थी, इसलिए वो मुझे आसानी के साथ कंट्रोल कर सकते थे। उन्होंने ही मुझे रियो एकेडमी भेजा ताकि मैं ऑफिशियली यहाँ से ग्रेजुएट हो सकूँ। ये कहते साथ ही नाना रोना शुरू कर देती है। वो कह रही थी कि अब मैं ऑलमोस्ट ग्रेजुएट होने वाली हूँ और अभी तक मुझे ऐसा कोई रास्ता नहीं मिल पाया कि मैं अपने पेरेंट्स की सोल्स को आज़ाद करवा सकूँ। यहाँ नाना को रोता हुआ देखकर तो काइटो को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि इन ईवल लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। नाना से कहता है कि आखिर तुमने यहाँ के टीचर्स से मदद क्यों नहीं मांगी, जिस पर नाना जवाब देती हुए कहती है कि इसका कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि एक बार मैंने खुद देखा था कि मास्टर जिंग होंगचेंग मिंगडे हॉल में होली सोल सेक्ट के सोल मास्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे। यानी कि रियो एकेडमी और होली सोल सेक्ट दोनों आपस में मिले हुए हैं। जब नाना सब बता रही थी, युहाओ सोचता है कि माँ शाओताओ भी जो गायब हुई है उसके पीछे भी किसी मिस्टीरियस सेक्ट का हाथ है और वो भी कोई ईवल सोल मास्टर ऑर्गेनाइजेशन है। क्या वो होली सोल सेक्ट से रिलेटेड होगी? युहाओ कहता है कि तुम्हें उससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना होगा। काइटो कहता है कि क्या हम तुम्हारी कोई मदद कर सकते हैं? ये सुनकर नाना खुश हो जाती है और पूछती है कि क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे, जिस पर युहाओ कोई जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि गॉड इलेक्ट्रोलिक्स युहाओ से कह रहा था कि इतनी जल्दी हम इस लड़की पर भरोसा नहीं कर सकते, पहले हमें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। जो सुनकर तो युहाओ बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो नाना से कह रहा था कि हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, एक बार हम लोगों को मालूम हो जाए कि आखिर यह होली सोल सेक्ट कैसा है, उसके बाद ही हम लोग डिसाइड कर पाएंगे कि हमें तुम्हारी मदद किस तरीके से करनी है। जिसके लिए तो नाना भी एग्री हो गई। इसके बाद हम लोगों को रात का सीन दिखाया जाता है, जहां नाना ने एक तरह का यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो अंधेरी रात में धीरे धीरे कहीं चलकर जा रही थी। उसे कई सारी खौफनाक गलियों में से चलकर जाना पड़ता है, जैसे होली सोल सेक्ट का ब्रांच बहुत ही बड़ा सीक्रेट हो। साथ ही साथ युहाओ ने इल्यूजन टेक्निक यूज़ किया था और शैडो में खुद को कन्वर्ट कर लिया था। नाना युहाओ से सवाल करते हुए पूछती है कि युहाओ, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि इस तरह करके तुम होली सोल सेक्ट की नज़रों में नहीं आओगे, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हुई तो ये हमारी जान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। युहाओ उसे जवाब देते हुए कहता है कि तुम मेरी फिक्र ना करो और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ती रहो। जो सुनकर नाना बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो चलते चलते आखिरकार एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने आकर रुक गई थी, जहां पर वो कहती है कि हम लोग पहुंच गए। युहाओ उस बड़े से बिल्डिंग को देखकर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि होली सोल सेक्ट अपना ब्रांच एक नॉर्मल से बिल्डिंग में बनाएगा। जिस पर नाना युहाओ उसे कहती है कि अब हम लोग अंदर जाने वाले हैं, जितना हो सके खुद के ऑरा को छुपा कर रखना। और ये कहने के बाद वो धीरे से आगे की तरफ बढ़ते उस बिल्डिंग का दरवाज़ा नॉक करती है, जहां एक स्पेशल टाइप का नॉक करने की वजह से वो दरवाज़ा ओपन हो गया। साथ ही नाना ने बोलना शुरू कर दिया, जो कि था लॉन्ग लिव द होली एम्परर फॉरएवर ब्यूटीफुल होली गॉडेस। बोलने के बाद नाना अंदर मौजूद उस इंसान को एक स्पेशल तरह का टोकन भी दिखाती है, जिसे वेरीफाइंग करने के बाद ही वह नाना को अंदर आने की इजाज़त देता है। होली सोल सेक्ट के अंदर आने के बाद नाना अपने सामने ईवल कल्टिवेटर्स के एक ग्रुप देखती है, जिनके अंदर एक नौजवान लड़की भी मौजूद थी। ये लड़की पहले तो नाना ने कभी नहीं देखी और वो लड़की भी एक तरह की रिचुअल को परफॉर्म कर रही थी, जिसके लिए वो अपने हाथ से ब्लड निकालते उसे ज़मीन पर गिरा देती है। बाकी के ईवल कल्टिवेटर्स भी इस रिचुअल में उसकी मदद कर रहे थे, इसलिए हम देखते हैं कि उन सब ने भी अपने हाथों पर कट लगाते हुए अपने ब्लड को सर्कल में फैलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से अचानक ही वहां पर एक तरह की एनर्जी एक्टिवेट हो गई। ये एक तरह की डार्क एनर्जी थी, जो कि आसमान में मौजूद चमकते हुए मून को अचानक से अंधेरे में बदल देती है। साथ ही साथ वो सारे के सारे ईवल कल्टिवेटर्स मिलकर किसी तरह के स्पेल को परफॉर्म करते जा रहे थे, जिसमें वो लोग कहते हैं, होली लाइट शाइन अपॉन द अर्थ, होली सोल डिसेंड टू द वर्ल्ड। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 58 में हम देखते हैं कि जहां नाना उस अजीब से कल्टिवेटर को देखती जा रही थी और उन्हें जानने को मिलता है कि शायद उन्हें गलतफहमी हो गई है, क्योंकि यह लड़की माँ शाओताओ नहीं हो सकती। दूसरी तरफ नाना ने युहाओ और काइटो को बता दिया था कि अब हम लोगों को होली सोल मास्टर के साथ जाकर मिलना होगा। वही मास्टर है जो कि इस होली सेक्ट है ईवल ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं।
जो सुनकर काइटो तो उन दोनों से अलग हो गया था क्योंकि वो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को उड़ाने के लिए चारों तरफ बॉम्ब्स फैलाना चाहता है। दूसरी तरफ युहाओ नाना के शैडो बनकर उसकी मदद करते उसके साथ रवाना हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग चलते चलते एक अजीब से हॉल में पहुंच गए जहां पर वही दोनों होली सोल मास्टर कई सारे इंसानों की बलि देती हुए उनकी सोल को अपना गुलाम बना रहे थे। वो जिंदगी भर उनसे अपना काम करवा सके। इन सोल को कैप्चर करते हुए मैं पहले से ज़्यादा ताकतवर फील कर रहा हूँ और उसको खुश होता हुआ देखकर कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स युहाओ को बताता है कि यह आदमी बेसिक फॉर्म नेक्रोमैंटिक मैजिक का यूज़ कर रहा है जहाँ पर यह सोल को अपना स्लेव बनाएगा। केवल डेविल सोल मास्टर का ग्रुप ही इसकी नकल करता है लेकिन इसका अर्थ नहीं समझता। कैलेमिटी नेक्रोमांसर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि युहाओ मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम इसका अच्छे से यूज़ कर सको। बाहर की तरफ नाना धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए वहां पर मौजूद एल्डर के सामने झुकते उन्हें ग्रीट करती है जहां पर हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर नाना से कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, क्या तुम्हें अपने पेरेंट्स की सोल से मुलाकात करनी है। जिस पर और नाना कहती है कि हाँ आप बिल्कुल सही समझे। इसलिए हम देखते हैं कि सेकंड एल्डर ने नाना को इस बात की इजाज़त दे दी थी जिसकी वजह से नाना फर्स्ट एल्डर की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है। लेकिन सेकंड एल्डर को यहाँ अचानक की नाना पर शक हो जाती है और वो उसे रुकने के लिए बोलता है। नाना तो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जबकि सेकंड एल्डर नाना को सुनते हुए कहता है कि मैं तुम पर किसी और का ऑरा महसूस कर पा रहा हूँ। ये कहते हुए इससे पहले कि सेकंड एल्डर नाना पर अटैक कर पाता तभी अचानक युहाओ शैडो से बाहर निकलते हुए फौरन उसे हाथ से पकड़ लेता है जिसकी वजह से नाना उस अटैक से बच गई थी, जबकि वो ईविल एल्डर भी साथ पीछे की तरफ जंप कर चुका। अब एक तरफ नाना और युहाओ है जबकि दूसरी तरफ वो दोनों एल्डर थे नाना की इस गद्दारी पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते हैं और वो गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जबकि युहाओ ने भी तभी अचानक अपने सोल अटैक स्किल का यूज़ करते हुए सेकंड एल्डर पर अटैक कर दिया, जिस अटैक का असर तो उस सेकंड एल्डर पर ज़रा सा भी नहीं हुआ। दूसरी तरफ सेकंड एल्डर ने अपने हाथों को लंबा करते हुए फ़ौरन से युहाओ और नाना पर अटैक कर दिया था। हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर ने भी अपनी फीस्ट ऑफ 1000 सोल्स का यूज़ करते हुए डेथ आर्मी को समन करता है। युहाओ तो डेथ की आर्मी को आसानी के साथ निपटा ही रहा था, पर अचानक सेकंड एल्डर अपनी सोल गैदरिंग टेक्निक का यूज़ करता है, अपनी बॉडी की साइज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर लेता है, जो खुद भी तेज़ी के साथ युहाओ पर हमला करने की कोशिश करता है। उसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा था इसलिए युहाओ उसके सामने टिक नहीं पा रहा, वो पीछे की तरफ जंप करते हुए साइड हट गया, जबकि साथ ही साथ युहाओ देखता है कि उसने अपने डार्क गोल्ड टेरर क्लॉ का यूज़ करते हुए जितने भी डेथ के आर्मीज़ को नीचे की तरफ गिराया था वो दोबारा से खड़े हो रहे हैं, यानी कि उसके वेपन भी यहाँ कोई असर नहीं कर रहे थे। इसलिए युहाओ ने फैसला किया कि वो इलेक्ट्रोलेक्स की पावर का यूज़ करेगा। पावर जैसे ही युहाओ ने एक्टिवेट की तभी अचानक दूसरी तरफ से सेकंड एल्डर तेजी के साथ युहाओ की तरफ ही बढ़ रहा था ताकि वो उस पर अटैक कर सके, लेकिन उसे अंदाजा ही नहीं था कि युहाओ की पावर कितनी ज़्यादा बढ़ जाएगी। युहाओ यहाँ पर अचानक से अपनी आंखें ओपन करते हुए कहता है कि अपनी सोल मुझे दे दो, जिसकी वजह से सेकंड एल्डर तो एक सोल कैप्चरिंग टेक्निक में फंस चुका था। सेकंड एल्डर की सोल को भी हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय कर चुका, जो देखकर फर्स्ट एल्डर तो तेजी के साथ सेकंड एल्डर का नाम चिल्लाते हैं। वो अपने साथी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखकर गुस्से से पागल हो गया था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि अब तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। फर्स्ट एल्डर ने 1000 सोल आर्मी टेक्निक का यूज़ करता है। युहाओ कहता है फिर तो हमें इनको इस तकलीफ से आज़ाद करना ही होगा, जो कहते ही साथ ही युहाओ ने मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को समन कर लिया था, जो कि काफ़ी कूल एंट्री लेता है। उसके एक हाथ में स्पीयर था जबकि दूसरे हाथ में स्वॉर्ड, और वो अपने सामने मौजूद फर्स्ट एल्डर से कहता है कि मुझे तुम जैसे लोगों से नफरत है। फर्स्ट एल्डर को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो अपने इविल सोल का यूज़ करते हुए युहाओ पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर युहाओ की बॉडी पर इस वक्त मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स का कंट्रोल था। मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स ने फर्स्ट एल्डर को प्यूरिफाई करने लगता है। फर्स्ट एल्डर कहता है कि तुम हो कौन, क्या तुम कोई इंसान हो या फिर कोई गॉड? ये कैसे हो सकता है, मुझे कोई कैसे हरा सकता है? नाना युहाओ की ये पावर देखकर हका बका रह गई थी, जबकि युहाओ धीरे धीरे वापस से ज़मीन पर आकर खड़ा हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर की बॉडी अभी भी जल रही है। वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, इस तरह से तो मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी। दूसरी तरफ युहाओ उससे सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ होली सोल सेक्ट का मेन ब्रांच कहाँ पर है, जिस पर हम देखते हैं कि फर्स्ट एल्डर तो युहाओ को कोई भी जवाब नहीं देता, बल्कि उल्टा वो मरना पसंद करता है। वो मरने से पहले कहता है कि होली एम्परर यकीनन इस कॉन्टिनेंट पर राज करेगा, जो कहता है, साथ ही वो भी मारा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ ने वहाँ पर जितने भी ईवल सोल को प्यूरिफाई किया था
साथ ही साथ वो युहाओ का शुक्रिया भी अदा कर रहे थे क्योंकि युहाओ की वजह से ही अब वो आज़ाद है और वो दोबारा से री-इनकारनेट हो पाएंगे। नाना जो कि युहाओ के पास खड़ी थी वो चारों तरफ बेचैनी से देख रही थी। युहाओ भी उसकी बेचैनी समझ गया, इसलिए वो नाना से कहता है कि जाओ और अपने पेरेंट्स की तलाश करो। जो सुनकर नाना भागते हुए अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए वहाँ से रवाना हो गई। तलाश के दौरान नाना देखती है कि उसी के पेरेंट्स थे, जिन्हें देखकर तो वो बहुत इमोशनल हो गए और वो भागते भागते फ़ौरन उनके गले लग जाती है। यहाँ में नाना की मदर कहती है कि बेटी मुझे माफ़ कर देना, ये सारी मेरी गलती है, हम तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रख पाए। जबकि दूसरी तरफ नाना का फादर उससे कहता है कि बेटी अब तुम्हें जिंदा रहना होगा और एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना। यहाँ पर ये इमोशनल सीन चल रहा था। दूसरी तरफ काइटो को देखते हैं जो कि चारों तरफ इस बिल्डिंग में बॉम्ब्स को फैलाता जा रहा था ताकि वो एक ही धमाके के साथ इस पूरी बिल्डिंग को उड़ा सके। और नाना के पेरेंट्स के भी जाने का वक्त आ चुका था, जो कि जाते जाते नाना से कहते हैं कि बेटी याद रखना, हम दोनों तुमसे प्यार करते हैं। इन लोगों को अलविदा करता हुआ देखकर युहाओ भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, पर वो साथ ही साथ खुश भी था कि आखिरकार नाना अपने पेरेंट्स की सोल को आज़ाद करवा पाई। जिसके बाद युहाओ ने भी चारों तरफ बिल्डिंग में बॉम्ब्स फैलाना शुरू कर दिए थे। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि ये तीनों बिल्डिंग से बाहर आ चुके थे और बिल्डिंग तबाह हो चुकी है। युहाओ अपने मन में कह रहा था कि आखिरकार मैंने ईवल ऑर्गेनाइजेशन के एक ब्रांच को तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया। दूसरी तरफ नाना तो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थी और वो साथ ही साथ युहाओ के सामने झुकते हुए कहती है कि युहाओ तुम काफ़ी अच्छे हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम नहीं जानते कि तुमने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया, मैं ज़िंदगी भर तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। जो सुनकर युहाओ उसे खड़ा करते हुए कहता है कि नहीं, इस तरह की बातें मत करो, बल्कि तुम एक आज़ाद इंसान हो, तुम्हारी ज़िंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही हक होना चाहिए। नाना युहाओ की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहती है, लेकिन अब मेरा मकसद पूरा हो गया, मैं अपने पेरेंट्स की सोल को आज़ाद करवाना चाहती थी, जो कि हो चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं आगे क्या करूंगी। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि बेशक हमने इस ईवल ऑर्गेनाइजेशन के एक ब्रांच को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन ये ईवल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी सही सलामत कहीं पर मौजूद है, हमें इसके मेन ब्रांच को भी डिस्ट्रॉय करना होगा, वरना ये लोग यूं ही इस दुनिया में बुराई को फैलाते रहेंगे। हम लोगों की ये जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। यहाँ ये सब कहते हुए युहाओ को बीबी के लेटर के बारे में याद आ जाता है। बीबी ने युहाओ से कहा था कि श्रेक एकेडमी ने एक बार फिर से मेरी मदद की है ताकि मैं टैंक सेक्ट को दोबारा से क्रिएट कर सकूं। वो लोग मुझे हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हम लोगों के पास लोगों की कमी है, हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम लोग एक बार फिर से टैंक सेक्ट को अपने पैरों पर खड़ा कर सके। युहाओ ये बातें याद करते हुए नाना से कहता है कि मेरा एक बड़ा भाई है बीबी, जो कि टैंक सेक्ट को दोबारा से रीबिल्ड कर रहा है। अगर तुम्हारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं तो तुम वहाँ पर जा सकती हो, और अगर तुमने हमारे टैंक सेक्ट को ज्वाइन कर लिया तो तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा होगी, जिसके बाद हमारे सेक्ट का हर एक मेंबर अपनी जान को दाव पर लगाते हुए तुम्हारी हिफाजत करेगा। नाना युहाओ की ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होने के साथ साथ खुश भी हो गई। नाना ने तो खुशी खुशी युहाओ के इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था। दूसरी तरफ युहाओ अपने मन में सोचता है कि मेरे पास अभी भी वो स्टार सफ़ायर है जिसके अंदर मैंने सोल गाइडिंग रोबोट को रखा था, और मुझे उसे जल्द से जल्द श्रेक एकेडमी की तरफ लेकर जाना होगा। नाना काफ़ी ज़्यादा अच्छी इंसान है और अब मैं उस पर भरोसा भी करता हूँ, तो क्यों ना मैं ये स्टार सफ़ायर नाना को दे दूँ ताकि वो इसे श्रेक एकेडमी तक पहुँचा दे। सब सोचते हुए युहाओ ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो स्टार सफ़ायर को बाहर निकालते हुए नाना के हवाले करके कहता है कि यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तुम्हें इसकी अपनी जान से भी बढ़कर हिफाजत करनी होगी, और हो सके तो इसे जल्द से जल्द श्रेक एकेडमी में मेरी मास्टर तक पहुंचा देना। दूसरी तरफ नाना भी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो चुकी थी। नाना स्टार सफ़ायर को लेकर वहां से तेजी के साथ श्रेक एकेडमी की तरफ रवाना हो जाती है। युहाओ नाना को जाता हुआ देखकर काइटो से कहता है कि नाना अब रियू एम्पायर से जा चुकी है और नाना के अचानक गायब हो जाने की वजह से एकेडमी को उस पर शक होगा, और इसी वजह से हो सकता है कि बॉर्डर को वो लोग क्लोज करवा दे, जो कि रिस्क हम नहीं ले सकते। इसलिए हम देखते हैं कि युहाओ ने यहाँ पर अपनी सिमुलेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए खुद को नाना में कन्वर्ट कर दिया, जबकि दूसरी तरफ काइटो को भी अपने शैडो में कन्वर्ट कर देता है। ऐसा करने के बाद युहाओ नाना के रूप में ही वापस एकेडमी आ चुका था और अगले कुछ हफ्तों तक युहाओ इसी रूप में रहा, जिसके बाद जब युहाओ को लगा कि नाना बॉर्डर को पार कर चुकी होगी
तो दोबारा से वह अपनी कल्टिवेशन प्रैक्टिस शुरू कर चुका और सोल गाइडिंग टूल्स को सीखते सीखते अगले 6 महीने उसने लगातार यूं ही गुजार दिए। नेक्स्ट सीन में नाना भी सोल गाइडिंग ट्रेन का यूज़ करते हुए श्रेक एकेडमी पहुंच चुकी थी, जहां पर उसकी मुलाकात वैंग डोंग से भी हो जाती है, लेकिन वैंग डोंग को नहीं पहचानती। पर दूसरी तरफ उसने यहाँ युहाओ को लेटर जरूर लिख दिया था, जिसमें वो युहाओ को बताती है कि युहाओ, तुमने मुझे जो भी जिम्मेदारी दी थी वो मैंने बिल्कुल अच्छे से निभाई। मैंने वो स्टार सफायर मास्टर शान के हवाले कर दिया, जबकि साथ ही मैं अब बीबी के साथ रह रही हूँ और टैंक सेक्ट की जिम्मेदारियों को निभाने में उसकी मदद कर रही हूँ। मुझे यहाँ पर आकर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। थैंक यू मुझे एक नई फैमिली देने के लिए। युहाओ भी उसका लेटर पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश था। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो अच्छा हुआ कि सब कुछ ठीक हो गया। वैंग डोंग, मैं तुम्हें काफ़ी मिस कर रहा हूँ। ये कहते हुए वैंग डोंग की तस्वीर की तरफ भी देखता है, क्योंकि पूरे 2 साल गुजर गए और इन 2 सालों में अभी तक युहाओ ने वैंग डोंग को नहीं देखा। इसके 1 महीने के बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि रियो अकेडमी में मौजूद हर एक डिसाइपल्स को वेकेशंस हो गई, इसलिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे। लेकिन युहाओ अभी भी अपने रूम में बैठकर पढ़ाई करते हुए मेहनत कर रहा था। तभी अचानक वहां पर काइटो आ जाता है, जो कि युहाओ से कह रहा था कि युहाओ, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लेकर आया हूं। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मैं पहले से ही जानता हूं कि नाना श्रेक एकेडमी पहुंच चुकी है, जबकि साथ ही साथ टैंक सेक्ट का काम भी काफ़ी अच्छे से चल रहा है। काइटो युहाओ की बातें सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मेरी यह खुशखबरी नहीं थी, बल्कि मेरे पास इससे भी बड़ी खुशखबरी है। जो सुनकर युहाओ सवाल करते हुए पूछता है कि कहीं तुम्हें होली सोल सेक्ट के बारे में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिली। जिस पर काइटो जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, गलत अंदाजा, दोबारा कोशिश करो। युहाओ हार मानते हुए कहता है कि अरे यार, मुझे परेशान करना बंद करो। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं कितना इम्पोर्टेंट काम कर रहा हूँ? युहाओ का ये कहना ही था कि तभी अचानक पीछे से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कह रहा था कि क्या ये काम इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके सामने कुछ नहीं। जो आवाज़ सुनकर तो युहाओ के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी और वो पलटकर देखता है कि ये कोई और नहीं बल्कि वैंग डोंग है। वैंग डोंग को इतने अरसे बाद देखकर तो युहाओ से रहा नहीं जाता और वो तेजी के साथ जाते हुए फौरन उसे गले लगाकर गोल गोल घुमाना शुरू कर चुका। लेकिन वैंग डोंग को छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए वो युहाओ के सर पर मारते हुए कहता है कि बदतमीज इंसान। साथ ही साथ वो युहाओ को बताता है कि मुझे मालूम हो चुका था कि एकेडमी में छुट्टी हो चुकी है, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए खुद यहाँ पर चला आया। जो सुनकर युहाओ खुश होते हुए कहता है कि तुम वाकई में मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुमने यहाँ पर आकर बहुत अच्छा किया। जिस पर वैंग डोंग युहाओ से कहता है कि मैं लेवल 60 पर पहुँच चुका हूँ और मुझे एक सोल रिंग की ज़रूरत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो एक सोल बीस्ट का शिकार करने के लिए। जो सुनकर तो युहाओ मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम मुझे जहां लेकर जाना चाहो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। काइटो को तो युहाओ की बातें सुनकर हंसी आ रही थी, जबकि दूसरी तरफ वैंग डोंग बेड पर बैठते हुए युहाओ से कहता है, फिर तो तुम्हें मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, क्योंकि मुझे अपने लिए एक सूटेबल सोल बीस्ट चाहिए, जो कि मेरे घर के इलाके में ही मिलेगा। युहाओ उसकी बात सुनकर सरप्राइज होते हुए कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारा घर? जिस पर वैंग डोंग मुस्कुराता है। वैंग डोंग और युहाओ दोनों ही फ्लाइंग विंग्स का यूज़ करते हुए घर की तरफ रवाना हो गए, जहां रास्ते में चलते हुए युहाओ वैंग डोंग से कह रहा था कि तुमने मुझे सरप्राइज कर दिया, मुझे मालूम ही नहीं था कि तुम्हारा कोई घर भी है। जिस पर वैंग डोंग जवाब देते हुए कहता है कि अजीब बातें करना बंद करो, मेरा एक घर भी है और वहाँ पर मेरी एक बहन भी है, जो कि मेरा इंतजार कर रही होगी। ये सुनकर तो युहाओ फौरन से वैंग डोंग के पास आकर कहता है कि तुमने क्या कहा, तुम्हारी एक बहन भी है? आखिर तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसे कितने सीक्रेट्स हैं जिनके बारे में मुझे मालूम ही नहीं? साथ ही साथ वो यहाँ पर वैंग डोंग की बहन के बारे में सोच रहा था। युहाओ यहाँ ठरकियों की तरह सोचते हुए कहता है कि लास्ट टाइम जब वैंग डोंग और मैंने फ्यूजन स्किल का यूज़ किया था तो हमें गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई देखने को मिली। मुझे लगता है कि वैंग डोंग की बहन भी बिल्कुल ऐसी ही खूबसूरत होगी। कि युहाओ ये सब सोच ही रहा था, जबकि वैंग डोंग को समझ आ गया, इसलिए वो युहाओ के सर पर मारते हुए कहता है कि थर की इंसान, आखिर तुम क्या सोच रहे हो? जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही सोच रहा था कि आखिर तुम्हारी बहन कितनी ज़्यादा खूबसूरत होगी। युहाओ की ये बातें सुनकर वैंग डोंग भी ब्लश करते हुए अपने मन में सोचता है कि एक ना एक दिन तुम उसे जरूर देखोगे। इसके बाद युहाओ और वैंग डोंग अभी घर की तरफ दोबारा बढ़ने ही वाले थे, पर तभी अचानक युहाओ को सोल गाइडिंग कैनन की आवाज़ें सुनाई दी। जो सुनकर तो ये दोनों ही हैरान हो चुके थे और धीरे धीरे ये लोग उस तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। युहाओ तो दूर से ही अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक की मदद से देख पा रहा था कि सामने की तरफ 2 ग्रुप्स में वॉर हो रही है।
जिनमें से एक ग्रुप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और दूसरे ग्रुप में कम से कम 1 लाख वॉरियर है, जबकि वो छोटा ग्रुप अपनी जान बचाते हुए वहां से सोल गाइडिंग वेपन का यूज़ करके पीछे की तरफ हटते हुए भाग रहा था। वैंग डोंग युहाओ की ये सारी बातें सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी दूर से ये सब कैसे बता सकते हो, जिस पर युहाओ ने जवाब दिया कि क्या तुम्हें मालूम नहीं कि मेरे पास आई ऑफ डेस्टिनी है। अचानक से युहाओ ने वैंग डोंग का हाथ पकड़ लिया और वो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को उसके साथ शेयर करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से अब वैंग डोंग भी देख पा रहा था कि सामने क्या चल रहा है। ये वॉर का मंजर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, पर यहाँ युहाओ को देखने को मिलता है कि वो छोटा ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि मिस जूजी का है, जिस पर वैंग डोंग सवाल करते हुए पूछता है कि क्या मिस जूजी तुम्हारी दोस्त है। युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि एक बार मैं बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड था, तब इस लड़की ने मेरी जान बचाई थी और मुझे लगता है कि अब उसके एहसान चुकाने का वक्त आ गया, हमें इस लड़की की मदद करनी होगी। जो कहते साथ ही युहाओ वैंग डोंग को लेकर तेजी के साथ वॉर के बैटलफील्ड की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त वॉर के बैटलफील्ड में 2 आर्मीज थे, जिनमें से एक ग्रुप ब्लू कलर के वेपन्स यूज़ कर रहे थे, जिनके पास रेड कलर के यूनिफॉर्म होंगे। वही मिस जूजी के ग्रुप है। मिस जूजी का ग्रुप तो यहाँ साफ साफ हारता हुआ दिखाई दे रहा था। मिस जूजी परेशान होते हुए कहती है कि मुझे यकीन नहीं आता, हम सब लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तभी अचानक उसे आसमान में 2 वॉरियर दिखाई दिए, जो कि तेजी के साथ नीचे की तरफ आ रहे हैं, जिनमें से एक तो युहाओ था। मिस जूजी देखकर हैरान होते हुए कहती है कि क्या मैं पागल हो रही हूँ, आखिर युहाओ यहाँ पर अचानक कहाँ से आ गया। दूसरी तरफ युहाओ अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ करता है, जबकि वैंग डोंग भी अपने विंग्स ब्लेड्स का यूज़ करते हुए कई सारे सोल्जर्स को बीच में से काट देता है। जबकि वहीं पर मौजूद युहाओ भी अपने सोल गाइडिंग वेपन एक्टिवेट करते हुए आर्मीज के साथ फाइट करता है। साथ ही साथ वो अपने सोल डिटेक्शन टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करना शुरू कर चुका। मिस जूजी सोल डिटेक्शन टेक्निक की वजह से अपने आसपास का सारा माहौल देख पा रही थी, इसलिए एक बार फिर से वो घोड़े पर सवार होते हुए हिम्मत करके अपनी आर्मीज को एक जगह पर इकट्ठा करना शुरू कर देती है। युहाओ भी इन लोगों की साउथ की तरफ जाने में मदद कर रहा था, क्योंकि अब इन लोगों को जीत की थोड़ी सी उम्मीद मिल चुकी थी। साथ ही साथ युहाओ हवा में उड़ते हुए मिस जूजी से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये वॉर कैसे शुरू हुई, जिस पर मिस जूजी जवाब देते हुए बोलती है कि ये ड्यूक ह्योवेंग की आर्मीज है, जो कि हमारे क्राउन प्रिंस के खिलाफ बगावत करते हुए हमारे एम्पायर पर कब्जा करना चाहती थी। हमें इन लोगों के इस हमले के बारे में अंदाजा नहीं था, इन लोगों ने अचानक से हम पर अटैक कर दिया और हम इसके लिए तैयार नहीं थे। जो सुनकर युहाओ सवाल करते हुए पूछता है कि मुझे ये बताओ कि आखिर दुश्मन की ताकत क्या है, जिस पर मिस जूजी जवाब देते हुए कहती है कि दुश्मन के पास हजारों की तादाद में एक बड़ी फौज है। साथ ही साथ इन लोगों के पास 80 से अधिक 4th लेवल के सोल गाइडिंग मास्टर्स हैं, जिनसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल होगा। युहाओ मिस जूजी की बातें सुनने के बाद तेजी के साथ वैंग डोंग के पास आते हुए कहता है, यह मेरी एबिलिटीज को परखने का एक शानदार अपॉर्चुनिटी है। और ये दोनों तेजी के साथ वॉर के बैटलफील्ड में आ गए, जहां पर हम देखते हैं कि युहाओ ने तो 6th लेवल के मल्टीपल सोल गाइडिंग कैनन एक्टिवेट कर लिए थे, जिससे वह अपने सामने मौजूद आर्मीज का सफाया करता जा रहा था। वैंग डोंग भी उसका साथ दे रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ अचानक मिस जूजी और उसके साथियों को चाओ यांग दिख गया, जिसे देखकर वो लोग परेशान होते हुए कहते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। जनरल चाओ यांग खुद अपनी आर्मीज को लीड करते हुए यहाँ पर आ चुका है। देखते हैं कि जनरल चाओ यांग कहता है कि क्राउन प्रिंस की फियोंसी को जिंदा पकड़कर मेरे पास लाएगा, उसे 1000 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे। और इसी लालच में वो आर्मीज तेजी के साथ में मिस जूजी की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ पर वैंग डोंग युहाओ के पास आते हुए सवाल करके पूछता है कि आखिर तुम्हारा क्राउन प्रिंस से क्या लेना देना है, आखिर हम उसकी मदद क्यों कर रहे हैं। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि मेरा उसे कोई लेना देना नहीं, मैं तो बस सिर्फ उसका एहसान चुका रहा हूँ। और वो जानती थी कि जनरल चाओ यान जानबूझकर मुझे जिंदा पकड़वा चाहता है, ताकि वो एम्पायर के साथ नेगोशिएट कर सके। लेकिन मिस जूजी कभी भी जनरल चाओ यान को इस मकसद में कामयाब होने नहीं देगी। वो बेशक अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन वो गुलाम नहीं बनेगी। और मिस जूजी की इसी सोच के साथ हमारा ये एपिसोड 58 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 59 में हम देखते हैं कि जनरल चाओ यान ने अपने सोल्जर्स को लालच भी दे दी थी कि जो भी मिस जूजी को पकड़ेगा मैं उसे 10,000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। जो सुनकर वो सोल्जर्स जोश में आते हुए मिस जूजी की तरफ ही बढ़ रहे थे, लेकिन उनके रास्ते में वैंग डोंग और युहाओ मौजूद है। युहाओ काफ़ी तेजी के साथ उन लोगों का सफाया करता जा रहा था। युहाओ ने अचानक ही 3rd सोल टेक्निक ग्रुप वीकनिंग का यूज़ करता है,
जिसकी वजह से उसके आसपास रेंज में मौजूद जितने भी सोल्जर्स थे वो सब के सब अचानक से कमज़ोर हो गए। जिस मौके का फ़ायदा उठाकर मिस जूजी भी अपने सोल्जर्स को आगे की तरफ बढ़ने के लिए बोलती है, क्योंकि अब दुश्मन कमज़ोर था। दूर से जनरल चाओ यांग भी यह सब देख रहा था और वो समझ गया था कि हमारे दुश्मनों के बीच एक वॉरियर मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे सबसे पहले उस सोल मास्टर को ख़त्म करना होगा, उसके बाद ही मैं ये वॉर जीत सकता हूँ। असल में जनरल चाओ यांग यहाँ पर किसी और की नहीं बल्कि युहाओ की बात कर रहा है, जिसने अब तक बहुत सारे दुश्मनों को खत्म कर डाला था। वहीं पर मौजूद के भी अपने सोल गाइडिंग कैनन का यूज़ करते हुए दुश्मनों पर आग बरसा रही थी। फिर तभी अचानक हम देखते हैं कि जनरल चाओ यांग बैटलफील्ड में कूद चुका था, जिसकी डिफेंस पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी और उसने आते साथ ही कई सारे सोल्जर्स को निपटा दिया। जनरल चाओ यांग के सोल रिंग्स देखकर तो युहाओ, वैंगडोंग और बाकी के सब लोग भी सरप्राइज हो गए थे, जबकि जनरल चाओ यांग काफ़ी ज़्यादा एटीट्यूड के साथ जंप करते हुए युहाओ पर हमले करने शुरू कर देता है। युहाओ वैंगडोंग से कहता है कि हम दोनों को मिलकर काम करना होगा, जहां पर हम देखते हैं कि वैंगडोंग और युहाओ दोनों ने मिलकर जनरल चाओ यांग से फाइट करना शुरू कर दी। लेकिन बैटलफील्ड में मौजूद जनरल चाओ यांग की पावर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। अकेले ही युहाओ और वैंग डोंग दोनों का मुकाबला करता जा रहा था। केके भी उन दोनों की मदद करने के लिए अपने सोल गाइडिंग वेपन से फ़ौरन जनरल चाओ यांग पर हमला कर चुकी थी, पर जनरल चाओ यांग का आर्मर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि केके के अटैक उस पर ज़रा से भी असर नहीं कर पाते। ये बात तो तय हो चुकी थी कि जनरल चाओ यांग और युहाओ से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर था। उसने सिर्फ एक ही ब्लास्ट के साथ वहां पर मौजूद कई सारे सोल्जर्स और वैंग डोंग युहाओ दोनों पीछे की तरफ हो चुकी थे। वैंग डोंग हैरानगी साथ कहता कि ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल चाओ यांग ने खुद को एक गोल्डन बेयर में ट्रांसफॉर्म कर लिया था, जो कि उसकी मार्शल सोल थी और अब तो उसकी ताकत और भी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी थी, जो कि आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ युहाओ पर अटैक करने की कोशिश करता है। हम देखते हैं कि युहाओ तो तेजी के साथ वैंगडोंग की तरफ बढ़ने लगा, जबकि वैंगडोंग भी बिल्कुल ऐसा ही करता है। वैंगडोंग और युहाओ जैसे ही एक दूसरे के पास आए, तभी अचानक जनरल चाओ यांग ने अपने क्लॉ का यूज़ करते उन दोनों पर अटैक कर दिया। इस अटैक का इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, लेकिन वो डिफेंस बैरियर भी चकनाचूर हो जाता है। मिस जूजी तो इमोशनल होकर कहती है कि युहाओ तुम नहीं मर सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जनरल चाओ यांग भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। उसे लग रहा था कि वो अब इस वॉर को जीत जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ उसकी गलतफहमी थी, क्योंकि अचानक ही उसके क्लॉ के अंदर से बहुत ही ब्राइट एनर्जी निकलना शुरू हो गई, क्योंकि अंदर की तरफ मौजूद वैंग डोंग और युहाओ दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल को एक्टिवेट कर लिया था। जिस फ्यूजन स्किल के दौरान युहाओ ने अप और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस की पावर को वैंग डोंग के लाइट गॉडेस बटरफ्लाई के साथ फ्यूजन कर लिया, और हम देखते हैं कि इन लोगों ने सोलो डांस इन फ्रॉस्ट रोब्स ऑफ लाइट को एक्टिवेट कर लिया है, जिसकी स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई यहाँ पर सिर्फ अपनी मामूली स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करती ही उस गोल्डन बेयर को उठाकर पीछे की तरफ पटक चुकी मिस जूजी तो यहाँ गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई को देखकर बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है, जबकि दूसरी तरफ गोल्डन बेयर को भी बहुत ही गुस्सा आ चुका था। जनरल चाओ यांग अपनी पावर को और ज़्यादा इंक्रीज करते हुए कहता है कि ये बस एक मामूली सोल फ्यूजन स्किल है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो कहते ही जनरल चाओ यांग ने अपने 6 सोल स्किल टेरर डार्क गोल्डन फिस्ट को रेडी कर लिया। इसका यूज़ करते हुए सीधा यहाँ गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई पर हमला करता है। गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई तो सिर्फ अपनी एक ही उंगली का यूज़ करते हुए उसकी इस टेरर डार्क गोल्डन फिस्ट अटैक को ब्लॉक कर देती है, जिसकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। आसपास मौजूद लोग इस अनलीश होने वाली एनर्जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। जनरल चाओ यांग भी ये सब देखकर गुस्सा होते हुए अपनी एनर्जी को और ज़्यादा इंक्रीज कर चुका, जिसकी मदद से उसने गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई को कुछ इंच तक पीछे की तरफ धकेल दिया। लेकिन अंदर की तरफ मौजूद युहाओ और वैंग डोंग सोच रहे थे कि ये हम दोनों का सबसे पावरफुल फ्यूजन स्किल है। जो कहते हुए दोनों ने मिलकर एक साथ अपने फ्लेम ऑफ लाइट अल्टीमेट आइस का यूज़ करते हुए फौरन उस गोल्डन बेयर पर अटैक कर दिया। इस रेडियंट डांस सॉवरेन स्ट्राइक की वजह से अचानक ही हम देखते हैं कि गोल्डन बेयर की पूरी बॉडी जलनी शुरू हो गई थी। उसकी बॉडी पर फ्लेम लग चुकी है, जो कि उसे बुरी तरीके से जलाते हुए तकलीफ दे रही थी, जबकि साथ ही साथ फ्लेम ऑफ लाइट अल्टीमेट आइस की वजह से वहां पर एक लाइट एनर्जी का बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो चुका था।
जिसके इफेक्ट तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और इस इफेक्ट के ख़त्म होने के बाद हम देखते हैं कि गोल्डन बेयर ख़त्म हो चुका था। पीछे की तरफ सिर्फ गॉडेस ऑफ बटरफ्लाई यानी कि युहाओ और वैंग डोंग ही बचे थे, जो कि अपने फ्यूजन स्किल्स को एनफ्यूज़ कर लेते हैं। दोनों ही एम्पायर की आर्मीज सरप्राइज हो जाते हैं। मिस जूजी अपने आर्मीज को ऑर्डर देते हुए कहता है कि दुश्मन जनरल की मौत हो चुका है, अब आर्मीज को लीड करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि दुश्मन की आर्मीज ने अब वहां से जान बचाकर भागना ही शुरू कर दिया था। पर मिस जूजी तो अपने सोल्जर्स के साथ मिलकर उनमें से कई सारे सोल्जर्स को रास्ते में ही जान से मार डालती है, जबकि बाकी सब सोल्जर्स ने अपने हथियार डालकर हार मान ली थी, जिन्हें मिस जूजी ने अपना बंदी बना लिया। दूसरी तरफ युहाओ वैंग डोंग भी वापस से ज़मीन पर आ जाते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उनकी सोल पावर पहले से भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। युहाओ खुश होते हुए कहता है कि मुझे मालूम नहीं था कि हमारा सोल फ्यूजन स्किल पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। तभी अचानक पीछे की तरफ से हम देखते हैं कि मिस जूजी भी धीरे धीरे से युहाओ के पास आ गई और वो युहाओ से कहती है कि तुमने एक बार फिर से मेरी जान बचा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा। जिस पर युहाओ जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें एहसान चुकाने की कोई ज़रूरत नहीं, हम दोनों दोस्त हैं। मुझे तुम्हारी मदद करके अच्छा लगा, मुझे यहाँ से चलना होगा क्योंकि मैं एक ज़रूरी काम के लिए जा रहा हूँ। जो सुनकर मिस जूजी वापस से अपने घोड़े पर बैठते हुए कहती है कि हाँ ठीक है, और मैं इन दुश्मनों को वापस अपने एम्पायर ले जाऊंगी। युहाओ भी उसकी बात सुनने के बाद वैंग डोंग के साथ वहाँ से रवाना होने ही लगा, पर तभी अचानक मिस जूजी युहाओ का नाम लेकर उसे वहीं पर रोक देती है। उससे अपने दिल की बात बताना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती और वो युहाओ से कहती है कि युहाओ मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि अपना ख्याल रखना। जिस पर युहाओ उसे शुक्रिया कहकर वहाँ से वैंग डोंग के साथ एक बार फिर से सेक्ट की तरफ रवाना हो गया। मिस जूजी तो इमोशनल होकर युहाओ को सिर्फ जाते हुए देखती रही। इसके बाद हम लोगों को कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां युहाओ और वैंग डोंग एक लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार वैंग डोंग के घर तक पहुंच गए थे। सेक्ट एक बर्फीली जगह पर था जहां चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। वैंग डोंग यहां कई सालों बाद आकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो युहाओ से कहता है कि आखिरकार हम लोग हमारे घर पहुंच गए। युहाओ को अब तक सिर्फ यही पता था कि हम लोग वैंग डोंग के घर जा रहे हैं। उसे ये बात बिल्कुल नहीं मालूम थी कि वैंग डोंग का घर कोई और जगह नहीं बल्कि हाउतियान सेक्ट है। इसलिए वो एक्साइटेड होकर वैंग डोंग से सवाल पूछते हुए कहता है कि तुम क्या हाउतियान सेक्ट के एक डिसाइपल हो। जिस पर तो वैंग डोंग मुस्कुराकर उसे कोई जवाब नहीं देता और वो युहाओ से कहता है कि चलो हम दोनों अंदर की तरफ चलते हैं, और ये दोनों सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू करते हैं। अंदर की तरफ चलते चलते युहाओ को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और वह खुद से कह रहा था कि पियरलेस वॉर सोल हैमर द मजेस्टिक हाउतियान सेक्ट है। दूसरी तरफ वो देखता है कि हाउतियान सेक्ट की दीवारों पर कुछ मंत्र है जो पहले के सदियों के पावरफुल लोगों ने छोड़े हैं। युहाओ अगर इनका यूज़ करे तो उसकी कल्टीवेशन बहुत तेज हो सकती है। तभी अचानक हम लोगों को यहाँ पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो कह रहा था कि वैंग डोंग तुम अपने दोस्त को लेकर अंदर क्यों नहीं आते, यूं ही आखिर बाहर क्यों खड़े हो। ये आवाज़ सुनते ही साथ ही अचानक हम देखते हैं कि हाउतियान सेक्ट का दरवाज़ा ओपन हो चुका था, जिसके अंदर कुछ डिसाइपल्स निकलकर बाहर आ गए और वो यहाँ आते साथ ही वैंग डोंग को ग्रीट करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर आपको देखकर बहुत खुशी हुई, आप कई वक्त बाद वापस घर आए हो, हम आपको वेलकम करते हैं। जो सुनकर ये दोनों ही अंदर की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते युहाओ हैरान होकर वैंग डोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में हाउतियान सेक्ट के यंग मास्टर हो। जिस पर तो एक बार फिर से वैंग डोंग युहाओ को कोई जवाब नहीं देता, वो इसी तरह से एक्साइटेड रख रहा था। दूसरी तरफ जब ये दोनों चलते चलते सेक्ट के अंदर पहुंचे तो अचानक इन लोगों को बहुत ही खतरनाक ओरा महसूस होता है, जो कि सामने मौजूद दो वॉरियर का था जो कि आपस में फाइट कर रहे थे। ये ओरा इतना ज़्यादा डेंजरस था कि स्काई ड्रीम और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि इन दोनों इंसानों का और 10 फियर्स बीस्ट से भी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर इन दोनों को भी 10 फियर्स बीस्ट में शामिल किया जाता तो ये दोनों इंसान यकीनन टॉप 3 के अंदर ही कहीं पर आते। यहाँ पर ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे, जबकि दूसरी तरफ वो दोनों वॉरियर एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक वॉरियर दिखाई दे रहा था। इस वॉरियर का नाम टाइटैन है और उसके सामने ब्लू लाइटनिंग वाला वॉरियर का नाम है न्यूटियन। मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स इन दोनों की आपस में फाइट होता हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि उनके पास मेरी तरह ही स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है। एक तरफ है स्काई अजूर बुल पाइथन और दूसरी तरफ है टाइटन ग्रेट एप, जो कि अब मानव अवतार लेकर वैंग डोंग की हमेशा से हिफाजत करते आ रहे हैं। फाइट के दौरान टाइटैन थोड़ा सा कमज़ोर दिख रहा था
और इसी वजह से न्यूटियन ने उसे हरा दिया। टाइटैन हार मानते हुए कहता है कि बस मैं हार मानता हूँ, मैं तुमसे और ज़्यादा नहीं लड़ना चाहता। बिग ब्रदर तुम काफ़ी ज़्यादा ऑसम हो। जिस पर न्यूटियन भी टाइटैन के पास आकर कहता है कि तुम्हारे स्किल्स अच्छे हैं लेकिन उनमें थोड़ी सी जंग लग चुकी है, अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो यकीनन तुम पहले से ताकतवर हो जाओगे। तभी अचानक पीछे से वैंग डोंग उन दोनों को जवाब देते हुए कहता है कि डैड मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोग इस तरह से हर वक्त हंगामा नहीं मचा सकते। वैंग डोंग की आवाज़ सुनकर तो उन दोनों के ही चेहरे खिल चुके थे और वो पलटकर देखते हुए कहते हैं कि वैंग डोंग तुम वापस आ गए। दूसरी तरफ वैंग डोंग भी उन दोनों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो भागते हुए उनके गले लग गया, जहाँ पर टाइटैन वैंग डोंग से कहता है कि देखो तो सही तुम पहले से कितना ज़्यादा लंबे हो चुके हो। दूसरी तरफ वैंग डोंग वहां पर युहाओ का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि इनसे मिलो, ये है युहाओ मेरा दोस्त। साथ ही साथ वैंग डोंग युहाओ से कहता है कि ये दोनों मेरी डैडीज है, लड़ना तो इनका रोज का काम है और प्रैक्टिस करते हैं। युहाओ इन दोनों को ग्रीट्स करता है और चाचा उसे अपना नाम टाइटैन बताती हैं और उसे अंकल टाइटैन कहने को कहते हैं। ताओ का नाम न्यूटियन है और युहाओ अंकल टाइटैन और अंकल न्यूटियन को ग्रीट्स करता है। तभी अचानक पीछे से एक डिसाइपल आकर बताता है कि ग्रेट मास्टर, सेकंड मास्टर, मैंने ऑलरेडी गेस्ट रूम को तैयार करवा लिया, बिल्कुल आपके हुक्म के मुताबिक। जो सुनकर अंकल न्यूटियन वैंग डोंग से कहते हैं कि अपने दोस्त को लेकर रूम में चले जाओ और थोड़ी देर आराम करो क्योंकि तुम लोग लंबा सफ़र तय करके आए हो। जो सुनकर तो वैंग डोंग बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो जल्दी से युहाओ को हाथ से पकड़कर रूम की तरफ भाग चला। युहाओ वैंग डोंग के जाने के बाद मास्टर टाइटैन मास्टर न्यूटियन से सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर तुम्हें ये लड़का कैसा लगा, जिस पर मास्टर न्यूटियन जवाब देते हुए कहता है कि उसकी कल्टीवेशन बेशक लो थी लेकिन उसकी बॉडी से एक अजीब तरह का ऑरा महसूस हो रहा था। ऐसा लगा जैसे इस लड़के के बॉडी में कई लाख साल पुराने सोल रिंग्स हैं और वो कुछ हेक्टोमिलेनियम सोल रिंग्स है। इसका मतलब ये है कि एक फियर्स बीस्ट ने स्वेच्छा से उसके लिए सैक्रिफाइस्ड कर दिया है। यहाँ मास्टर न्यूटियन की यह बात सुनकर मास्टर टाइटैन को काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हुई क्योंकि आज से कई हजार साल पहले वो लोग भी बिल्कुल ऐसे ही थे और उन्होंने टैंग सैन के लिए अपने जीवन का बलिदान भी दे दिया था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वैंग डोंग और युहाओ पर आ गया था, जहाँ वैंग डोंग युहाओ को लेकर सेकंड फ्लोर पर आ जाता है और वो युहाओ को बताता है कि फर्स्ट फ्लोर पर सारे डिसाइपल्स रहते हैं जबकि सेकंड फ्लोर पर हमारे हाउतियान सेक्ट के जितने भी गेस्ट्स और सेक्ट एल्डर्स हैं उन लोगों की रहने की जगह है। इसके बाद वो युहाओ को लेकर थर्ड फ्लोर की तरफ जा रहा था, जहाँ थर्ड फ्लोर पर ही वैंग डोंग अपने फैमिली के साथ रहता है, यानी कि ये उन लोगों की रहने की जगह थी। युहाओ को याद आ गया था कि वैंग डोंग की सिस्टर भी उसे थर्ड फ्लोर पर ही मिलेगी। दूसरी तरफ युहाओ सवाल कर तो ये पूछता है कि वैंग डोंग, आज से पहले तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम हाउतियान सेक्ट के यंग मास्टर हो और तुम्हारे अंकल न्यूटियन और अंकल टाइटैन दोनों ही हाउतियान सेक्ट के लीडर्स भी है। जिस पर वैंग डोंग अपने सर पे हाथ रखते हुए कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, शायद मैं ये सब भूल चुका था। वैसे तुम्हें यहाँ पर नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो तुम्हें यहाँ पर कोई भी परेशानी होने नहीं देंगे। दूसरी तरफ युहाओ वैंग डोंग से सवाल करते हुए पूछता है कि हाँ वो सब तो ठीक है लेकिन आखिर तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। युहाओ की बात सुनकर तो वैंग डोंग भी थोड़ा सा उदास हो गया था और वो जवाब देते हुए कहता है कि मैं खुद भी नहीं जानता, मुझे तो सिर्फ मेरे अंकल्स की मदद से ही मालूम हुआ है कि मेरी मॉम डैड जिंदा है लेकिन इस समय वो घर से कई ज़्यादा दूर है। जिस पर युहाओ वैंग डोंग को संभालते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं। तभी अचानक इन लोगों की नज़र अपने सामने मौजूद 3 मूर्तियां पर पड़ गई थी और युहाओ सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर ये कौन है। जिस पर वैंग डोंग जवाब देते हुए कहता है कि ये तीनों हमारे हाउतियान सेक्ट के एंसेस्टर्स हैं, जिनमें से बीच में मौजूद एंसेस्टर का नाम था टैंग चैन और उनके साइड में 2 फेमस हाउतियान सेक्ट के ट्विन स्टार्स हाओशन डोलुओ और शाओशन डोलुओ हैं। इसके बाद चलते चलते युहाओ वैंग डोंग से कहता है कि यह बात तो माननी पड़ेगी कि वाकई में हाउतियान सेक्ट इस पूरे सोल लैंड में फेमस होने की काबिल है। इसके बाद वैंग डोंग युहाओ को लेकर उसके रूम के सामने ले आता है और वैंग डोंग युहाओ को बताता है कि तुम अपने रूम में बैठकर ज़रा सा आराम कर लो, मुझे भी काफ़ी नींद आई है, मैं भी अपने रूम में जाकर सो रहा हूँ। अगर तुम्हें किसी चीज़ की भी ज़रूरत हुई तो सर्वेंट को आवाज़ दे देना, हम दोनों की मुलाकात डिनर पर होगी। वैंग डोंग के जाने के बाद जब अपने रूम में एंटर हुआ तो वो देखता है कि उसके सामने तो एक आइस बेड मौजूद था जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंडा है, इसलिए वो सरप्राइज़ होकर कहता है
कि आखिर ये किस तरह का बेड है। फिर दूसरी तरफ स्काई ड्रीम टियानमेंग और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस तो जानते थे कि ये एक ऐसा बेड है जिसे 10,000 साल आइस जेड मैरो से बनाया गया था, पर युहाओ अभी भी हैरान होकर सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर मेरे रूम में इस तरह का बेड क्यों है, जिस पर स्काई ड्रीम टियानमेंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि वैंग डोंग को मालूम है कि तुम्हारे पास एक्सट्रीम आइस एबिलिटीज़ है और उसने यकीनन स्पेशली तुम्हारे लिए ये बेड अरेंज करवाया होगा क्योंकि ये एक ट्रेजर से कम नहीं। स्काई ड्रीम युहाओ को बताता है कि आज से कुछ सालों पहले मुझे भी इसी तरह के आइस जेड मैरो माइन मिला था, जिस पर सोकर मैंने कई सालों तक कल्टीवेशन की। आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी युहाओ से यही सब कह रही थी कि ये आइस जेड मैरो बेड तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा कीमती हो सकता है। इसकी मदद से तुम जल्दी से जल्दी अपनी कल्टीवेशन को लेवल अप कर पाओगे। युहाओ इन दोनों की ही बात सुनकर आखिरकार उस आइस जेड मैरो बेड पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन शुरू कर देता है, जहां वो भी महसूस कर पा रहा था कि हाँ, ये बात सच है क्योंकि उसकी सोल पावर बहुत ही तेजी के साथ इंक्रीज कर रही थी। जबकि आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस आइस गॉडेस से कहती है कि आइस गॉडेस, तुम भी इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस आइस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सकती हो, जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी पर लगी हुई सील को और स्टेबलाइज कर पाओगी। ये तुम्हें जीने में और ज़्यादा मदद करेगा। जो सुनकर तो आइस गॉडेस ने बाहर आकर बिल्कुल ऐसे ही करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ युहाओ भी एक साथ कई सारी सोल पावर को एक साथ कंज्यूम कर रहा है। साथ ही युहाओ जब हाउतियान सेक्ट के अंदर आ रहा था तो उसने दीवारों पर वो 4 मंत्र भी तो पढ़े थे, जिसे युहाओ ने यहाँ परफेक्ट करना शुरू कर दिया। इन चारों मंत्र और आइस जेड मैरो बेड दोनों को कंबाइन करने की वजह से हम देखते हैं कि अचानक युहाओ का लेवल बहुत ही तेजी के साथ अपग्रेड होना शुरू हो जाता है। युहाओ देखते दिखते लेवल 45, लेवल 46, लेवल 47 पर पहुंच गया, जिसे देखकर तो युहाओ भी खुश होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी सोल पावर इतनी तेजी के साथ लेवल 47 तक पहुंच गई। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी मैं वैंग डोंग के लेवल के बराबरी कर लूंगा। पर इतनी सारी एनर्जी एक साथ अब्जॉर्ब करने की वजह से युहाओ की बॉडी को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें लेनी पड़ रही थी, क्योंकि उसकी बॉडी एनर्जी से ओवरलोड हो सकती है, जो कि दूर से मास्टर न्यूटियन और मास्टर टाइटैन भी महसूस कर लेते हैं। उन लोगों को भी अंदाजा हो गया था कि युहाओ कोई नॉर्मल इंसान नहीं। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर युहाओ के सोल सी में आ गया था, जहां पर स्काई ड्रीम टियानमेंग देखता है कि युहाओ ने उसके बनाए हुए 2 और सील्स की पावर को अनलॉक कर लिया। ये देखकर तो स्काई ड्रीम टियानमेंग को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि अगर युहाओ ने जल्द से जल्द उसके सारे बनाए हुए सील्स को अनलॉक कर लिया तभी स्काई ड्रीम टियानमेंग अपनी रियल पावर यूज़ कर सकता है। और तभी अचानक हम दूसरी तरफ आइस गॉडेस को देखते हैं, जो कि इस एक्सट्रीम आइस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रही थी, लेकिन उसकी बॉडी फिलहाल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कि वो इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर सके। अचानक ही हम देखते हैं कि उसकी सील दोबारा से अनस्टेबल हो गई, जिसकी वजह से युहाओ की बॉडी से एक्सट्रीम आइस एनर्जी निकलना शुरू हो गई। वो खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था, उसे बहुत ही तकलीफ हो रही थी। इससे पहले कि युहाओ की बॉडी एक्सप्लोड होने से पहले ही मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स पहुंच जाता है ताकि वो युहाओ की मदद कर सके। दूसरी तरफ वैंग डोंग ने भी अपने रूम में वो एनर्जी महसूस कर ली और वो समझ गया कि ये युहाओ के रूम से ही आ रही है, जबकि ये एनर्जी छुपी हुई नहीं थी, बल्कि हम देखते हैं कि वो एनर्जी तेजी के साथ हवा में जा रही है, जिसे दूर से मास्टर न्यूटियन और मास्टर टाइटैन ने भी देख लिया था। वो लोग सरप्राइज होते हुए कहते हैं कि आखिर युहाओ की बॉडी से ये किस तरह की एनर्जी रिलीज हो रही है, जिस पर मास्टर न्यूटियन जवाब देते हुए कहता है कि यह तो 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट का ब्रेथ है और इस एनर्जी को महसूस करके ऐसा लगता है जैसे कि वो खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा हो। जिस पर मास्टर टाइटैन जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा। अगर 1 लाख साल पुराने सोल बीस्ट खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट कर ले तो इसका मतलब हमारा पूरा के पूरा हाउतियान सेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमें जल्द से जल्द उस लड़के को रोकना होगा। ये कहते साथ ही मास्टर न्यूटियन और मास्टर टाइटैन भी तेजी के साथ युहाओ की तरफ रवाना हो गए। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड 59 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 60 में हम देखते हैं कि युहाओ की खतरनाक एनर्जी की वजह से चारों तरफ हाउटियन सेक्ट में तबाही मची हुई थी। वैंग डोंग लोगों को सेफली हाउटियन सेक्ट से बाहर लेकर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन साथ ही साथ उसे युहाओ की परवाह भी हो रही थी, क्योंकि उसे युहाओ अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर युहाओ के सोल सी में आ गया, जो है चारों तरफ मौजूद हर एक चीज़ फ्रीज हो रही थी। स्काई ड्रीम और आइस जेड स्कॉर्पियन एम्प्रेस भी आइस गॉडेस की ये पावर देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, लेकिन दूसरी तरफ आइस गॉडेस परेशान होते हुए कह रही थी कि आखिर यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, अचानक से मेरी ओरिजिनल पावर एक्टिव क्यों हो गई। तभी अचानक मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स भी वहाँ पर पहुँच गए थे, जो कि आइस गॉडेस को बताते हैं कि ये इसलिए क्योंकि युहाओ ने एक साथ ही आइस जेड मैरो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अब्जॉर्ब कर ली।
उसने अपनी कल्टीवेशन बहुत ही तेजी के साथ की। युहाओं के सोल सी में एक्सट्रीम आइस एनर्जी अचानक ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि युहाओं ने स्काई ड्रीम के बनाए हुए 2 सील अनलॉक कर लिए और युहाओं की सोल पावर अचानक ही तेजी के साथ इम्प्रूव हो गई। तो इसका असर तुम्हारे साथ भी हुआ, तुम्हारी भी स्पिरिचुअल और सोल पावर तेजी के साथ बढ़ने लगी है, जिस एनर्जी प्रेशर ने तुम्हारी बॉडी के आसपास लगी हुई सील को ब्रेक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ आइस गॉडेस घबराती हुई कहती है, मेरी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। अगर मैं अपनी एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाई तो मेरी वजह से आइस जेड, स्कॉर्पियन, एम्प्रेस, स्काई ड्रीम, युहाओ सब के सब जान से मारे जाएंगे और पूरा के पूरा एंशिएंट सेक्ट भी तबाही के कगार पर पहुंच जाएगा। जबकि उसकी कही हुई सारी बातें सच थी, क्योंकि सब लोग ही हाओटियन सेक्ट को छोड़कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जबकि वैंग डोंग को अभी भी युहाओं की परवाह थी। उसे लग रहा था कि शायद युहाओ अंदर कहीं ट्रैप हो चुका होगा, मुझे अंदर जाकर युहाओं को बचाना चाहिए। ये कहते हुए वैंग डोंग अभी आगे की तरफ बढ़ने ही लगा, तभी अचानक वहां पर अंकल टाइटैन आ जाते हैं। अंकल टाइटैन आकर उसे रोक लेते हैं। वैंग डोंग अभी मान नहीं रहा था, इस वजह से उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया था। हालांकि इसी दौरान ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे की तरफ गिरता है, जिसे अंकल टाइटैन अपने एक ही हाथ से रोक लेते हैं। पर जब वो उस पत्थर को वहां से दूर हटा रहे थे, तभी इतने में वैंग डोंग अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन अभी बाकी डिसाइपल्स उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे। अब तभी वहां पर अंकल न्यूटियन आकर उसकी गर्दन पर हाथ मारते हैं, जिससे वैंग डोंग बेहोश होने लगता है। और इसके बाद वो उसे पहली वाली लड़की को वहां बुलाकर उससे कहते हैं कि वो वैंग डोंग को इस जगह से दूर लेकर जाए। वैसे अब उनकी जाने के बाद इन्होंने यहाँ बाकी डिसाइपल्स को भी हाओटियन सेक्ट के बाहर निकलने का कह दिया था। हालांकि इसके बाद अब हम वहाँ युहाओं के पास आते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि अभी वह खुद की पावर को नहीं संभाल पा रहा था। उसी दौरान आइस जेड, स्कॉर्पियन, एम्प्रेस मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स से कहती है कि क्या तुम फिर से आइस गॉडेस की सील को क्रिएट कर सकते हो, जिस पर मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि नहीं, इस बार यह पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता। हालांकि युहाओ अभी बहुत दुखी था, क्योंकि उसकी वजह से उसका दोस्त का सेक्ट तबाह होने वाला है। वो कहता है कि सिर्फ थोड़ा सा लेवल बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ कल्टीवेशन करना चुना। वो तुरंत ही मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स से बोलता है कि सीनियर, क्या आपके पास कोई रास्ता है जिससे हम यहाँ से निकल सकें? भले ही इसके लिए मुझे खुद को सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े, लेकिन मैं अपने दोस्त के सेक्ट और यहाँ के लोगों को कुछ नहीं होने दे सकता। अब इतने में ही वहां सामने की दीवार तोड़कर अंकल न्यूटियन और अंकल टाइटैन दोनों यहां आ जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे जिंदा रहते तुम्हें वैंग डोंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, और हमने ऑलरेडी तुम्हारे अंदर कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर महसूस कर ली थी। और इसके बाद दोनों ही हाथ जोड़कर कहते हैं कि वो जो भी पावर है हमारे सामने आए। अब उसके बाद हम सोल सी में स्काई अजूर, बुल पाइथन और टाइटन ग्रेट एप को देखते हैं, जो कि अभी युहाओं के सोल सी के सामने थे। यहाँ वो मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स से कहते हैं कि हम जानते थे कि यहाँ कुछ तो खास है। वो बोलते हैं कि हम अगर हमारी पावर को मिला लें तो शायद इस डिजास्टर को रोक सकते हैं। इस पर स्काई ड्रीम और आइस जेड, स्कॉर्पियन, एम्प्रेस भी कहते हैं कि हम भी मदद करेंगे। और साथ ही युहाओ भी कहता है कि अगर मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। इसके बाद मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि ठीक है, तो अब हम मिलकर इसे रोकेंगे। इसके बाद वहां आइस गॉडेस के आसपास जो आखिरी सील लगी हुई थी, जिससे उसकी पावर एक हद तक रुक रही थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाती है और चारों तरफ उसकी एनर्जी फैलने लगती है, जिसकी वजह से हाओटियन सेक्ट के वो बड़े बड़े माउंटेन्स भी टूटने लगे थे। लेकिन अब मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स, आइस जेड, स्कॉर्पियन, एम्प्रेस, स्काई ड्रीम, स्काई अजूर, बुल पाइथन और टाइटन ग्रेट एप पांचों ही आइस गॉडेस को घेरकर वहां एक नई सील क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहां उन्होंने अपनी पावर्स पूरी तरह से लगा दी थी। इसी बीच आइस गॉडेस मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स से कह रही थी कि सीनियर, ये सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए अगर इस सब को रोकने के लिए मुझे अपनी जान देनी पड़े तो भी मैं तैयार हूं। वो कहती है कि उसके सोल को वो युहाओं की बॉडी से निकाल कर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो इससे ये एनर्जी रुक जाएगी। लेकिन इन लोगों का ध्यान उसे डिस्ट्रॉय करने में नहीं, बल्कि उसे सील करने में था, जिससे वह खुद भी सर्वाइव कर सके। अब ये सभी अपनी पूरी एनर्जी लगाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि अभी बाकी हाओटियन सेक्ट के डिसाइपल्स भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इन्हें प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स की पावर से जो बड़ा सा फॉर्मेशन बना है उसे और एनर्जी मिल सके। हालांकि अब वो कामयाब होते दिख रहे थे। हम देखते हैं कि वहां उस फॉर्मेशन के नीचे उन्होंने आइस गॉडेस को एक नई सील में कैद कर लिया था, जिससे उसकी पावर भी रुकने लगी थी। और इस बात से अब वो सभी खुश भी थे। जिस दौरान हम मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को देखते हैं, उसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसने आइस गॉडेस को सील करने में लगभग अपनी सारी एनर्जी लगा दी है। वैसे उनकी ये खुशी ज़्यादा देर नहीं टिकती, क्योंकि अचानक से ये नई बनी सील भी ब्रेक करने लगी थी
और अब इसे कंट्रोल करने का इनके पास कोई रास्ता भी नहीं है क्योंकि इन्होंने अपनी सारी पावर लगा दी है। हालांकि वो कोशिश करते हैं। वैसे अभी उस सील के फिर से डिस्ट्रॉय होने पर वहां आइस का तूफान आ गया था, जिससे वहां फॉरेस्ट के सभी बीस्ट्स भी आइस के नीचे दब चुके थे। हालांकि अब हम फिर से युहाओ के पास आते हैं, जहां अभी मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कोशिश नहीं कर रहा था क्योंकि वह जानता था कि उसने क्या किया है। अब वो तुरंत दूसरा रिचुअल को परफॉर्म करना शुरू करता है, जिसमें उसने अपनी बाकी बची हुई सारी एनर्जी का यूज़ किया था। वो उस एनर्जी को यहाँ फिर से उस सील के ऊपर डालता है, पर इससे वो सील फिर से रिकवर नहीं होती क्योंकि इस पर वो उसे रिकवर करने की कोशिश कर ही नहीं रहा था, बल्कि अब ऐसा कर वो युहाओ से उसका ब्लड मांगता है, जिसके बाद युहाओ ने तुरंत अपना हाथ काटते हुए दे दिया था। अब ये ब्लड सीधा जाकर उस सील में अब्जॉर्ब होता है, जिसके बाद फाइनली वो एनर्जी वहां तेजी से फैलना रुक जाती है। अब इसके बाद हम यहां मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को स्पिरिचुअल सी के अंदर देखते हैं, जहां उसके सामने आइस गॉडेस की स्पिरिट थी और अब वो गायब होने वाली थी, इसलिए वो मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को थैंक्स कह रही थी। बस अब वहां बाहर सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। सारे बीस्ट ने भी बर्फ से बाहर आना शुरू कर दिए थे और वो बर्फ भी पिघलने लगी थी, पर मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स युहाओ को बताता है कि उसने आइस गॉडेस के उस फॉर्म को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। वो कहता है, युहाओ से कह रहे थे कि मैंने आइस गॉडेस की सोल को रिबिल्ड किया, मैंने उसकी सोल को इस तरीके से बनाया कि वो एक न्यू क्रिएचर बन जाए। ऐसा क्रिएचर आज तक कभी भी तुमने नहीं देखा होगा क्योंकि ये एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इस स्पेशल क्रिएचर में अर्थ एंड हेवन की स्पेस टाइम पावर होगी, साथ ही साथ ये हमेशा स्पिरिचुअल फॉर्म में रहेगा। उसकी जो सोल का टुकड़ा है वो अब युहाओ के अंदर रहेगा। हालांकि अब मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स बताता है कि ऐसा करने के लिए उसने अपने सोल का जो आखिरी टुकड़ा बचा हुआ था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसका मतलब यही था कि उसके पास जितनी पावर बची हुई थी वो उसने आइस गॉडेस को बचाने में लगा दी थी और अब वो पूरी तरह से डिसअपियर होने वाला है। जो बात सुनकर हर कोई बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। हालांकि मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि मैंने बहुत लंबी लाइफ जी है, लेकिन मुझे कभी लगा नहीं था कि जिस दिन मैं मरूंगा उस दिन मैं किसी काम आऊंगा। वैसे उसका इतना कहते हुए अभी उसकी बॉडी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा था। युहाओ की सोल सी में आ गई और बहुत दुखी था। हालांकि मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा नफरत देखी है, लेकिन तुम्हारे साथ मैंने जितना भी टाइम्स बिताया वो सबसे शांति वाला था। भले ही हम ज़्यादा टाइम साथ नहीं रहे, लेकिन अगर मेरी सोल जहाँ भी पहुँचे पर मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा। वैसे अब वो युहाओ से कहता है कि मुझे तुम्हारी ही तरह का एक डिसाइपल चाहिए था, इसलिए क्या तुम मेरे डिसाइपल बनोगे। अब इतना सुनते ही युहाओ तुरंत घुटनों के बल आते हुए मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को टीचर कहता है। इस दौरान मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स बोल रहा था कि अब मुझे अपनी इस जिंदगी में किसी बात का रिग्रेट नहीं है, और बस इतना कहते ही पूरी सोल वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। युहाओ उसके पीछे भागता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं था, इसलिए अब वो वहीं बैठकर रोने लगता है। वैसे वहाँ बाहर स्काई ड्रीम भी रो रहा था और बाकी सभी भी अभी बहुत ज़्यादा उदास है। हालांकि तभी वहाँ दूसरी तरफ वैंग डोंग को होश आता है और होश में आते ही उसे तुरंत युहाओ की याद आती है और वो वहाँ से युहाओ का नाम चिल्लाते हुए भागता है। वैसे अब हम देखते हैं कि यहाँ वो लोग युहाओ को हाउटियन सेक्ट के रूम में ले आए थे, जहां युहाओ अभी इनकॉन्शियस बैठा हुआ था। असल में अभी वो अपने सोल सी में फंसा हुआ है, लेकिन अब अचानक ही वो हिलने लगता है। हालांकि अभी भी वो होश में नहीं आया था, इस वजह से वैंग डोंग को तो उसकी कुछ ज़्यादा ही चिंता हो रही थी। तभी वहां युहाओ को हम उसके सोल सी में देखते हैं। वहां जब से मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स गया है तभी से स्काई ड्रीम, आइस जेड, स्कॉर्पियन एम्प्रेस और मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स को ही ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कोई भी नहीं दिख रहा। वैसे अब तभी अचानक ही उसके सामने मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स आता है। वो अभी सिर्फ स्पिरिचुअल फॉर्म में था और असल में वो मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स नहीं है, ये बस उसका छोड़ा हुआ मैसेज है। वो युहाओ से कहता है कि अगर तुम मुझे देख रहे हो तो इसका मतलब अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। वो बताता है कि उसे ये चीज़ पहले से पता थी क्योंकि आइस जेड, स्कॉर्पियन एम्प्रेस और स्काई ड्रीम की तरह नॉर्मल सोल स्पिरिट नहीं है। वो युहाओ से कहता है कि आइस गॉडेस तुम्हें सोल रिंग दे सकती है, लेकिन उसे संभाल पाना अभी तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, और जाने से पहले मैंने उसे सोल की सबसे छोटी फॉर्म दिया है, इसलिए अब तुम उसे तभी मिल पाओगे जब वो उस छोटी फॉर्म से बाहर निकल कर आएगी। हालांकि यह सफ़र बहुत लंबा होगा, लेकिन आगे जो भी है वो सब कुछ तुम्हें ही संभालना है क्योंकि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। अब इतना सुनकर युहाओ रोने लगता है। वैसे अभी मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स की वो स्पिरिचुअल फॉर्म भी गायब हो रही थी, लेकिन गायब होने से पहले मास्टर इलेक्ट्रोलेक्स कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम अभी रो रहे हो, लेकिन रोना मत क्योंकि आंसू कमजोरी की निशानी होते हैं। और बस इतना कहकर वो वहाँ से गायब हो चुका था। पर फिर तभी स्काई ड्रीम और आइस जेड, स्कॉर्पियन एम्प्रेस वहाँ पर आते हैं। वो दोनों युहाओ से कहते हैं कि वो लेवल 50 पर पहुँच चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है।
हालांकि वो बताते हैं कि आइस गॉडेस को बचाने में उन्होंने भी अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी खत्म कर दी है, जिस वजह से अभी कुछ टाइम तक वो रिकवर ही करेंगे। इस दौरान वो युहाओं की मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अब तुम इतने लेवल पर तो हो ही कि खुद की मदद कर सको, इसलिए अब हम कुछ टाइम बाद मिलेंगे। और इसके बाद अब वो डीप स्लीप पर चले जाते हैं। हालांकि अब यहाँ बाहर युहाओं को होश आ चुका था। तभी वहाँ वैंग डोंग उसके लिए कुछ खाने को ला रहा था, और अब वो जैसे ही देखता है कि युहाओं को होश आ गया है तो तुरंत युहाओं के पास भागता है। वो यहाँ युहाओं से पूछता है कि मैंने सुना कि तुमने अपने किसी इम्पोर्टेंट पर्सन को खो दिया। अभी युहाओं दुखी था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। हालांकि अब वैंग डोंग वहीं बैठ जाता है और बोलता है कि चिंता मत करो, तुम इस चीज़ से दुखी होगे, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं पूछने वाला। हालांकि फिर वो कहता है कि मुझे सोल रिंग ढूंढने के लिए जाना है, इसलिए मैं 3 दिन में लौट आऊँगा। जो सुनकर युहाओं कहता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारी मदद करूँगा, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। पर तभी वैंग डोंग तुरंत ही कहता है कि नहीं, वो जगह थे हाउटियन सेक्ट को फॉरबिडन एरिया है, वहाँ तुम नहीं जा सकते। जो सुनकर युहाओं कहता है कि ठीक है, फिर मैं यही तुम्हारा इंतजार करूँगा, बस वहाँ तुम अपना ख्याल रखना। और अब वैंग डोंग वहाँ से निकल जाता है। अभी सभी उसे बाय करने के लिए बाहर आए थे, जिस दौरान जैसे ही वो वहां से जाता है तभी अचानक युहाओं के सर में दर्द होने लगता है। ये देखकर अब वो डर गए थे और कहने लगे थे कि अब फिर से क्या होने वाला है। लेकिन जब अंकल न्यूटियन अपनी एनर्जी से उसके स्पिरिचुअल सी में चेक करते हैं तो उन्हें पता लगता है कि आइस गॉडेस अब बॉर्न होने वाली है। जसन वो लोग हंसने लगते हैं क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। हालांकि अब इसके बाद अचानक सीन चेंज होता है और गॉड रेल्म में मास्टर इलेक्ट्रोलिक्स को देखते हैं। उसकी सोल को जबरदस्ती बुलाया गया था, इस वजह से वह खुद हैरान था। पर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। वो उसे कह रही थी कि तुम्हें पता है कि मैंने कितनी मुश्किल से तुम्हारी सोल को ढूंढा है। अब मास्टर इलेक्ट्रोलिक्स पूछता है कि तुम कौन हो, पर अब तभी अचानक से उसके सामने सी गॉड एसूरा गॉड टैंग सैन और रैबिट गॉडेस एसूरा गॉडेस सीओ वो जाते हैं। टैंग सैन कह रहा था कि तुमने अकेले ही हाउटियन सेक्ट को बचाया है, मैं तुम्हें इस चीज़ का इनाम दिए बिना कैसे जाने देता। और बस उसका इतना कहते ही इसी के साथ ये एपिसोड 60 यहीं पर ख़त्म हो जाता है।